हाँ जी बताइए, आंसर करो। देखिए फटाफट से क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, बताओ आंसर करो फटाफट से। हम क्या कह रहे हैं कि व्हेन द किडनी स्टॉप वर्किंग प्रॉपर्ली द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सक्रीट फ्लूइड इन द ब्लड इज कॉल्ड। तो जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है तो अपशिष्ट उत्पादों और खून के अतिरिक्त द्रव को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताओ। देखिए क्या कहा जाता है, जवाब दो फटाफट से, क्या यहाँ पर रहेगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग डायलिसिस सर्कुलेशन कह रहे हैं क्या, नहीं जी डायलिसिस कह रहे हैं, बिल्कुल सही है ना। तो यहाँ पर कहेंगे कि सी विल बी द वेरी राइट आंसर। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि किडनी किस तरह से काम करती है। किडनी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली चीज कि जब भी हम किडनी की बात करते हैं तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे रीनल के नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि किडनी के अंदर अशुद्ध रुधिर, बताओ अशुद्ध रुधिर का मतलब क्या हो गया, अशुद्ध रुधिर का मतलब हो गया कि इम्प्योरिटीज कौन लेकर आ रहा है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि किडनी के अंदर इम्प्योरिटीज लाने के लिए जिस धमनी का यूज किया जा रहा है उसको हम लोग रीनल धमनी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों, रीनल धमनी के नाम से जानते हैं। ये अशुद्ध रुधिर तो लाती है और साथ में क्या लेकर आती है, ऑक्सीजन भी लेकर आती है। ऑक्सीजन होता है और अशुद्धि का मतलब है जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो। समझ आई, बोलो देखिए इतनी बात समझ आई कि नहीं आई है। सारे बच्चे मैसेज करेंगे। फिर इसके बाद में हमको जो ध्यान रखना है उसके बारे में समझ लीजिए कि इसी किडनी के अंदर जो है वो प्योर ब्लड शुद्ध हो जाएगा, इम्प्योरिटीज सारी किडनी को दे दी जाएंगी और ब्लड इस बार शुद्ध हो गया और शुद्ध होकर इस ब्लड के अंदर CO2 जो है वो वापस कौन लेकर जाएगा। आपसे पूछे कि किडनी से शुद्ध रुधिर और CO2 कौन लेकर जाता है तो आप क्या नाम बताओगे। तो आपको ध्यान रखना है कि रीनल वेन आप लोगों को नाम बताना है। क्या नाम बताओगे बच्चा, रीनल वेन आप लोगों को बताना है। बोलो देखिए बात समझ में आई कि नहीं आई। ये सारी चीजें जो छोटी छोटी किडनी के लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछे कि किडनी के अंदर यूरिया का निर्माण जो है वो किसने किया है तो आपको पता होना चाहिए कि किडनी में यूरिया का निर्माण जो है वो लीवर ने किया है। आपसे पूछे कि कौन जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम की यूनिट कौन है तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर आप यूनिट या उत्सर्जन तंत्र की यूनिट की बात करोगे तो वो तो किडनी है। लेकिन आपसे पूछे कि यूनिट ऑफ किडनी कौन है, देखो ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आपसे पूछे कि यूनिट ऑफ किडनी कौन है तो आपको क्या नाम बताओगे, यूनिट ऑफ किडनी कौन है। देखिए कौन बताएगा, बताओ देखिए यूनिट ऑफ किडनी कौन है, बताओ कौन है यूनिट ऑफ किडनी। तो यहाँ पर लिखेंगे नेफ्रॉन। कौन क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन। तो ये वाली सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि नेफ्रॉन के कौन कौन से भाग होते हैं। आप लोगों ने PCT सुना होगा, आप लोगों ने DCT सुना होगा, आप लोगों ने कलेक्टिंग ट्यूब्यूल सुना होगा, है ना, सुन रहे हो मेरी बात। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो होता है ना संग्राहक नलिका, PCT, DCT, लूप ऑफ हेनले, बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, ये 5 भाग जो होते हैं वो तो ठीक है, ये 5 भाग जो होते हैं वो तो आपके नेफ्रॉन के भाग होते हैं। लेकिन जो कलेक्टिंग डक्ट है यानी कि संग्राहक नलिका है, ये सब चीजें छोटी छोटी जो गलतियां करते हो उनको भूल जाना। संग्राहक नलिका किसका भाग होती है, संग्राहक नलिका नेफ्रॉन का भाग नहीं होती है। वापस से बोलो मेरे साथ कि कलेक्टिंग डक्ट जो है वो किसका भाग नहीं है, नेफ्रॉन का भाग नहीं है। और सारे बच्चे एक बार मैसेज कर देंगे कि हाँ जी मैडम बात समझ में आ गई है। चलो बताओ, बताओ देखिए फटाफट से कि हाँ जी मैडम बात समझ में आ गई। सारे बच्चे मैसेज करेंगे। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत, कोई शक, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई रुकावट नहीं है तो कह दीजिए। बोलो देखिए फटाफट से। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ वायरस कॉल्ड। तो विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है ना। बोलो देखिए फटाफट से क्या यहाँ पर कहा जा रहा है। हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ वायरस कॉल्ड। चलो आंसर बताओ, बताओ फटाफट से कि वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं। वायरोलॉजी कहते हैं, पेडियोलॉजी कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं या फिर पैथोलॉजी कहते हैं। चलो बताओ, वायरस का अध्ययन है। वायरस के बारे में कितनी चीजें पूछी जाती हैं। आपसे पूछा जाता है कि कौन ऐसा जीव है जो कि नॉन सेल्यूलर के अंदर भी आता है और जो कि सेल्यूलर, जो कि नॉन लिविंग एक्चुअली बोलोगे, ये नॉन सेल्यूलर है ना, या फिर आप इसे कह सकते हो ये लिविंग भी नहीं है और ये नॉन लिविंग भी नहीं है ना, सजीव भी नहीं है और निर्जीव भी नहीं है। तो वो कौन होगा बेटा, वो आपका वायरस होगा। क्योंकि सजीव निर्जीव तो तब होंगे जब कोशिका होगी, लेकिन कोशिका ही नहीं है तो सजीव निर्जीव का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। पहला प्रश्न ये हो गया। वायरस जो हैं उनमें कौन कौन से प्रकार के वायरस होते हैं, देखिए कौन बताएगा, ये प्रश्न भी पूछा जाएगा। तो वायरस आरएनए वाले भी होते हैं, या तो वायरस में आरएनए होगा या तो वायरस में डीएनए होगा।
कुछ वायरसेस की फुल फॉर्म आपसे पूछ लेंगे। आप मुझे बताओ कि भाई टीएमवी की फुल फॉर्म क्या है, ये प्रश्न पूछा जाता है। फिर आप लोगों से पूछा जाएगा कि टीएमवी जो है वो बेसिकली कौन से प्रकार का वायरस है, डीएनए वाला वायरस है, आरएनए वाला वायरस है, ये भी आप लोगों से पूछ लेंगे। सब आंसर करेंगे क्योंकि अब से जो सेशंस चला करेंगे वो थोड़े डेप्थ में होंगे। क्वेश्चंस के साथ में थियोरी वाले पोर्शन को भी हम साथ में कवर करते चलेंगे, है ना। और कभी कभी बीच में ऐसा भी कर लेंगे अब से कि थियोरी ही पढ़ा देंगे, तो ऐसे कोई टेंशन वाली बात होनी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए बताओ, देखिए फटाफट से, कॉपी पेस्ट मत करो, ब्रोकन हार्ट ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीएमवी, ये आपको ध्यान रखना है। हम सबको पता है कि वायरोलॉजी जो है वो वायरस के अध्ययन को कहते हैं। पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट थे क्या जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था वायरस को। वायरस के अंदर जो है डीएनए आरएनए वाली चीजें, ये मैंने आपको बता दी। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, आजकल एक वायरस चल रहा है हेम्टा वायरस, पता है क्या तुम लोगों को? आजकल बड़ा चल रहा है भाई, ये क्रूज व्रूज में ये हेम्टा वायरस फैल गया, ठीक है। इस पे एक बढ़िया सी वीडियो बना देते हैं फिर, ठीक है। अभी देखो आज ही शॉर्ट बनाते हैं इस पे, है ना। सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगी, तो जो मैं शॉर्ट्स में जो और चीजें पढ़ाती हूँ उस पे भी थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। दीक्षा, अगर आप नर्सिंग की बात कर रहे हो ना, तो आप एक काम करो, ये जो ओम बैच में अपनी साइंस की क्लासेस होती हैं, आप उनके लिए प्रिपेयर रहो, है ना। उनमें आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाएंगी ओम बैच के अंदर, साइंस वाली क्लासेस के अंदर, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखिए, देखिए क्या कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द मेटल इज मोस्ट डक्टाइल। अब मेटल की बात कर ली, आपसे पूछ लेंगे कि निम्न में से धातु के कौन कौन से गुण होते हैं। अब आप में से जितने बच्चों को धातु के गुण आते हैं, जो भी मेटल के नेचर पता है, वो सारे गुण यहाँ पर एक बार ही पढ़ लेते हैं ताकि मेटल का सारा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाए। तैयार हो? बोलो साथियों, तैयार हो क्या? पीरियोडिक टेबल में एस, पी और डी तीनों ब्लॉक के अंदर पहली बात तो मेटल आती है। दूसरी चीज की जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं वो आप लोगों की क्या होती हैं? मेटल होती हैं। तीसरी चीज की जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है वो आपकी मेटल होती हैं। चौथी चीज की इलेक्ट्रॉन के अंदर फ्री, मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये जो है वो गुड कंडक्टर होती हैं। सारी की सारी क्या होती हैं? गुड कंडक्टर होती हैं। हर मेटल जो है वो सॉलिड हो सकती है ना, और हर मेटल जो है वो गैस तो क्या ही होगी, हर मेटल सॉलिड ही होती हैं। इनके अंदर सिनोरस गुण पाया जाता है, ध्वनि बजती है। इनके अंदर मैलिएबिलिटी पाई जाती है, आघात वर्धनीयता। इनके अंदर डक्टिलिटी पाई जाती है, तन्यता। तो ये वाले गुण भी जो है वो सारे किसके गुण है? धातुओं के गुण है। चलो बताओ, देखिए बात समझ में आई है कि नहीं आई है। एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं अगर, तो एल्यूमिनियम पे आप लोगों को ध्यान रखना है Al+3, है ना। ये आपके किस में आता है? पी ब्लॉक में आता है, और ये मोर आघात वर्धनीय है। आघात वर्धनीय यानी कि मैलिएबल है, ठीक है। आयरन की बात करते हैं, गोल्ड की गोल्ड यहाँ पर जो है वो मोर डक्टाइल होगा, जिससे तन्यता कहा जाता है। तन्यता का मतलब है जिसमें तार की तरह उसको खींचा जा सके। आपका गोल्ड जो होता है, आयरन जो होता है और कॉपर जो होता है, ये तीनों ही डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो 79 नंबर पे तो आता है तुम्हारा गोल्ड। गोल्ड जिसे हम औरम के नाम से जानते हैं। बताओ मुझे कि चांदी को आप किस नाम से जानते हो? बताओ भाई, चांदी को आप किस नाम से जानते हो? चांदी को चांदी कहते तो सिल्वर ऐसा ही करके लिखा जाता, लेकिन चांदी को अर्जेंटम कहते हैं, और गोल्ड को जियो नहीं लिखकर एयू इसीलिए लिखते हैं क्योंकि ये जो है वो औरम है। ये क्या है बच्चे? औरम है। ये वाली चीज भी आपको ध्यान रखनी है। 80 नंबर पर आपका मरकरी आता है। मरकरी है अगर, तो इसका नाम Hg क्यों है? क्योंकि इसका जो रियल नाम है, जो आपके बर्जिलियस नामक साइंटिस्ट ने दिया था, वो था क्या? Ag को क्या कहते हैं? Ag का फुल फॉर्म, Hg का फुल फॉर्म, भाई Ag का फुल फॉर्म तो अर्जेंटम है। बोलो देखिए फटाफट से। लेकिन अब मुझे बताओ Hg का फुल फॉर्म क्या है? किसे पता है? Hg जिसे हम क्या कह रहे हैं? मरकरी कह रहे हैं ना, पारा कह रहे हैं। इसका नाम क्या है? इसका एक्चुअल करेक्ट नेम क्या है? उसी तरीके से जैसे सोडियम का जो नाम है वो नेट्रियम है, वे जैसे इसका नाम अर्जेंटम है, जैसे इसका नाम औरम है, वैसे इसका नाम हाइड्रेजीनियम है। क्या है बच्चे? हाइड्रेजीनियम है। ये वाली चीज भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है, और कह दो कि मैडम बात समझ में आ गई है। आदि, मिथिलेश, साधना, बसंत जो भी आपका नाम है, और जलेबी, अविनाश, बाकी सारे लोग, है ना। तो इस तरह से हम चीजों को पढ़ेंगे, समझेंगे, है ना, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न बताइए कि व्हाट आर द स्मॉल पोर्स लोकेटेड ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ कॉल्ड। पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? बताओ। देखें, हम कह रहे हैं पत्ती की निचली सतह पर। पत्ती,
अब पत्ती की बात की है, पत्ती के अंदर एक स्पेशल प्रकार की कोशिका पाई जाती है, पता है क्या तुमको? पत्ती के अंदर एक स्पेशल प्रकार की कोशिका पाई जाती है और उस कोशिका को कहते हैं मीजोफिल। क्या कहते हैं? सारे लिखो। एनसीईआरटी की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है टिश्यू वाले टॉपिक की, 11th क्लास की बायो की एनसीईआरटी, और मैं आपको कह रही हूँ मीजोफिल। तो मीजोफिल नाम की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, ये मीजोफिल्स नाम की सेल्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? आपके क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। और क्लोरोप्लास्ट जो है वो किसके अंदर रहते हैं? मीजोफिल नाम की कोशिकाओं के अंदर रहते हैं। और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहते हैं क्लोरोफिल। और यही क्लोरोफिल्स जो होते हैं, और यही क्लोरोफिल्स जो होते हैं, ये इनके अंदर क्या पाया जाता है? इनके अंदर मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। सब ध्यान रखना। पत्ती में मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम धातु। और ये दोनों मिलकर क्या कर रही होती है? ये दोनों मिलकर फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करती हैं। बोलो देखिए, बात समझ में आई है कि नहीं आई है? ये इतनी चीजें आपको यहाँ पर किसके लिए ध्यान रखना है भाई? ये पत्ती के लिए ध्यान रखना है। लेकिन अभी सिर्फ पत्ती से ध्यान रख के तो मैटर सोल्व हो नहीं जाएगा। अरे भाई, काफी दिन का हुए हैं, 2 ही तो दिन हुए हैं। मंडे और ट्यूसडे तो हुआ है, संडे को तो वैसे ही क्लास नहीं होती। मतलब आज बुधवार हो गया, एक सोमवार को क्लास नहीं हुई थी और एक मंगलवार को नहीं हुई थी। अब यार हम भी इंसान हैं, हमें भी अपने अपने घर पर जाना होता है 2-4 चीजें देखनी होती हैं घर पे भी। 2 ही दिन क्लास नहीं हुई थी, एक मंडे और एक ट्यूसडे। तुम्हें तो ऐसा लग रहा है जैसे सालों क्लास नहीं हुई है। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे तो कोई पता नहीं महीनों ही हो गए क्लास हुए। ऐसा लग रहा है क्या तुमको? चलो बताओ। तो हमने यहाँ पर कह दिया स्ट्रोमेटा, ठीक है, तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। गैसों के आदान प्रदान में कौन हेल्प करते हैं? स्ट्रोमेटा हेल्प करते हैं। गैसों के आदान प्रदान में कौन हेल्प करते हैं? स्ट्रोमेटा हेल्प करते हैं। गैसों के ट्रांसफर के अंदर जो है वो बेसिकली कौन हेल्प कर रहा है? ये आपके स्ट्रोमेटा ही जो है वो हेल्प करते हैं। बताओ देखें, बात समझ में आई है कि नहीं आई है? ठीक, कह दो कि मैडम बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न देखो क्या कहा जा रहा है। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं? आनुवांशिक रूप से, है ना। एक बार फटाफट से सारे के सारे बच्चे सेशन लाइक करेंगे। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे एक भी बच्चे ने अभी तक सेशन लाइक नहीं किया। 400 बच्चे हैं लेकिन लाइक करने वाले बच्चों की संख्या बिल्कुल आधी भी नहीं है। सो शेयर द सेशन फर्स्ट। सबसे पहले तो अब जेनेटिकली बात कर रहे हैं। जेनेटिक मैं कल पढ़ा दूं क्या तुमको? कल ना, आज देखो शाम को 7 बजे वाली क्लास में थियरी पढ़ाऊंगी। एक क्लास में क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्लास में थियरी कर लेते हैं, एक क्लास में न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक है ना। 3 क्लासेस होती हैं अपनी, सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 7 बजे। आज शाम को 7 बजे वाली क्लास में केमिकल कंपाउंड पढ़ाने जा रही हूँ, रासायनिक यौगिक पढ़ाने जा रही हूँ। तो शाम को 7 बजे वाली क्लास को बहुत ही पंक्चुअल तरीके से देखना। एक दिन एक क्लास में बायो पढ़ लेंगे, एक क्लास में केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ लेंगे, ऐसे ऐसे मैंने सोचा है, ठीक है। तो ये प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना और अच्छे से ध्यान रखना, ठीक। चलो अब देखो हम क्या कह रहे हैं। तो आज की क्लास का टॉपिक है शाम को 7 बजे वाला केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड वाला टॉपिक पढ़ेंगे 7 बजे, और वहां पर एनटीपीसी चालू कर दिया है बिल्कुल 0 से फाउंडेशन, ठीक है। चलो अब देखो क्या हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जेनेटिक्स के लिए आप लोगों को एक ही साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने जेनेटिक्स के बारे में बहुत सारी चीजें बताई। इन्होंने जेनेटिक्स लॉ दी, 3 जो है वो इनके पास जेनेटिक लॉ थे। पहला जेनेटिक्स का जो लॉ था, आनुवांशिक का जो नियम था, वो प्रभावितता का नियम था, लॉ ऑफ डोमिनेंसी। दूसरा जो नियम था वो अप्रभावितता का नियम था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा जो नियम था वो स्वतंत्र अपयूहन का नियम था, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। तो इस तरह से हमने कहा कि भाई हमारे पास जेनेटिक्स के कितने लॉ आए? 3 लॉ आए। अब सुनो मेरी बात, पहले सारी चीजें सुनो। जब मैं प्रभावितता की बात करती हूँ या फिर मैं बात करती हूँ आप लोगों के लॉ ऑफ डोमिनेंसी की, तो डोमिनेंसी के अंदर आप लोगों को एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि इसके अंदर सारी पीढ़ियां आप लोगों को, इसमें सारे जनरेशन लंबे मिलेंगे। इसमें सारी जो डॉटर सेल्स होंगी या डॉटर प्लांट्स होंगे वो लंबे होंगे, और 50-50% होगा कि भाई 50% जो है अशुद्ध होंगे और 50% अशुद्ध होंगे। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। लेकिन अप्रभावितता के नियम के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा कि अप्रभावितता के नियम का फिनोटाइप क्या है, तो आपको ध्यान रखना है वह 3:1, और जीनोटाइप पूछे तो 1:2:1 होगा। तो इस तरह से आप लोगों को चीजों को ध्यान रखना है, समझना है, विचारना है, ध्यान रखनी है। अगली देखो,
जेनेटिक्स के अंदर समान व्यक्ति सेम टू सेम तो क्लोन ही बना सकते हैं। अब आजकल ना बड़ा ही चल रहा है भाई क्लोनिंग। अब क्लोनिंग का मतलब ये है कि तुम ना एज इट इज सेम टू सेम नीरज मैम जैसी दूसरी बना सकते हो सिर्फ, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बुद्धि से भी वो नीरज मैम जैसी हो सकता है ना। क्लोन शारीरिक रूप रंग है ना, और इन सब चीजों से हो सकता है, लेकिन आप बुद्धि है ना ज्ञान के हिसाब से ये नहीं कह सकते कि वो क्लोन की, अगर आप ह्यूमन क्लोन बनाने जा रहे हो तो हाँ, लेकिन बाकी फिजिकल चीजें जितनी भी होंगी उन सब में आप कह सकते हो कि क्लोन बिल्कुल एज इट इज होगा। और क्लोन इज एन एग्जांपल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसका होगा बच्चा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं इसको? अलैंगिक जनन। और कह दो कि मैडम बात समझ में आ गई है। अब मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि अलैंगिक जनन के अंदर कितने पेरेंट की जरूरत होती है? अलैंगिक जनन के अंदर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कितने पेरेंट की जरूरत होती है, ये आपको बताना है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट चाहिए, और वो भी कोई जरूरत नहीं है मेल या फीमेल, ऐसा वाला कोई लॉजिक नहीं है। और एक बार सारे बच्चे थम्स अप करेंगे कि हाँ जी मैडम बात समझ में आ गई। जब प्रजनन की बात हो रही है तब तक वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना। प्रकाश संश्लेषण से तो भोजन का निर्माण हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि प्रकाश संश्लेषण का और रिप्रोडक्शन का कोई दूर दूर तक ताल्लुकात है ही नहीं। और कह दो कि मैडम बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न देखते हैं क्या यहाँ पर कहा जा रहा है। नाउ अनदर क्वेश्चन कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ गोल्ड। तो स्वर्ण का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हैप्पी चौहान जी आप पिछले 24 मिनट से सेम मैसेज कर रहे हैं कि ना आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। अरे मैडम के अच्छे लगने, खराब लगने, बुरे लगने, बहुत ही ज़्यादा बुरे लगने या बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। और ये मैसेज करने से भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपसे नम्र और विनम्र दोनों प्रकार का निवेदन है कि आप ये मैसेज करना छोड़ो, नहीं तो भाई ये बंदा पिछले 24 मिनट से सेम मैसेज कर रहा है। तो हे महाविद्यार्थी, आप कृपया करके पढ़ाई पे फोकस कीजिए, मुझे वो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, आप इतना सा निवेदन मेरा स्वीकार कीजिए। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड को हम ऑरम कहते हैं, तो ऑरम तो ये हो गया आप लोगों का, ठीक है ना। जी जैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन एजी जैसा जरूर है। एजी आपका अर्जेंटम है, जिसे हम सोना चांदी कहते हैं। और एल्यूमिनियम तो आपको पता ही है। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड के बारे में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होगा वो आप लोगों का एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। इस पर प्रश्न पूछा जाता है कि कौन है जो कि धातु और अधातु, कौन सा ऑक्साइड धातु और अधातु दोनों की तरह काम करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि धातु और अधातु दोनों की तरह काम करने वाला ऑक्साइड और कोई नहीं, आपका एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड है। एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड के अलावा अगर बात करें तो और कौन सा ऑक्साइड होगा, तो लिखो सब लोग जिंक ऑक्साइड। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि जिंक बताओ, एस व्लॉग में आता है, पी व्लॉग में आता है, डी व्लॉग में आता है या फिर एफ व्लॉग में आता है? बताओ बताओ सारे के सारे बच्चे हैं कि जिंक और एल्यूमिनियम, जिंक जो है वो कौन से व्लॉग का मेंबर है? एल्यूमिनियम तो हमें पता है पी व्लॉग का मेंबर होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। 13 नंबर पे आता है, ये आप लोगों से पूछा जाएगा। 13 ही प्रोटॉन है, 13 ही इलेक्ट्रॉन है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। जेड इसका जो है वो कितना है? 13 है। इस तरह से एल्यूमिनियम की तो सारी चीजें आप लोगों से पूछी जाती हैं। और जिंक जो होता है वो डी व्लॉग का मेंबर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न अभी पिछले साल ही पूछा गया था कि चांदी अगर ऑक्साइड बना रही है तो बताओ वो काली पड़ेगी कि हरी पड़ेगी? पहले ये बताओ, बोलो देखिए फटाफट से। ये प्रश्न भी पूछा गया था कि चांदी अगर जो है वो ऑक्साइड बना रही है तो वो काली होगी, क्योंकि हरा जो होता है वो तो आपका कॉपर हो जाता है। कहो कि मैडम बात समझ में आ गई, कहो कहो फटाफट से, क्विकली, है ना। और आज शाम को 7 बजे हम क्या पढ़ने वाले हैं? केमिकल कंपाउंड वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कल सुबह 10 बजे की क्लास जो एएलपी की होती है उसमें फोर्स यानी कि बल, न्यूटन के बल के बारे में हम लोग थियरी पढ़ेंगे। तो इन सारी चीजों का भी आप लोगों को ख्याल रखना है, ठीक है? ठीक है, चलिए। केमिस्ट्री क्लास शाम को चल रहा है अनमोल 7 बजे। अगला प्रश्न है, इट इज रेस्पॉन्सिबल ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन। अब देखो, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन, अगर ब्लड दे रखा है तो ब्लड आंसर कर दो, ब्लड नहीं दे रखा तो आरबीसी आंसर कर दो, आरबीसी नहीं दे रखा तो हीमोग्लोबिन दे रखा होगा, हीमोग्लोबिन भी नहीं दे रखा तो आयरन सेल दे रखी होगी। आप किसी एक पर नहीं जो है वो एक आंसर पे नहीं फिक्स हो सकते हो, इनमें आपको देखना पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी।
समझ रहे हो तुम लोग? इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी। ब्लड दे रखा होता तो ब्लड कर सकते थे, नहीं दे रखा है, और एक्चुअली ब्लड को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए ही, है ना, हार्ट ने पंपिंग करना शुरू किया। समझ में आ रहा है? हार्ट का काम तेरे दिल के पास जाना, उसके दिल के पास जाना, ऐसा करना था ही नहीं। हार्ट का काम तो शुरू से ही ब्लड के ट्रांसफर में हेल्प करना रहा है, ऑक्सीजन के ट्रांसफर में हेल्प करना रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि ब्लड जो होता है, ब्लड के रिलेटेड जितने भी चीजें आएंगी उनके अंदर हिम शब्द जरूर आएगा। पहली चीज तो ये ध्यान रखना, ब्लड का इकलौता 99 पर, ब्लड के दो पार्ट है, एक 45% भाग और एक 55%। तो 55% भाग के अंदर तो प्लाज्मा रहता है। फिर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि प्लाज्मा में क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए कौन बताएगा कि प्लाज्मा में क्या क्या चीजें होती हैं। और जो 45% भाग है ना, उसका तो 99% भाग तो आरबीसी नहीं बना लिया। अब 1% भाग बचा, जिसमें से 0.2% भाग पर तो डब्ल्यूबीसी है और 0.8% भाग पर जो है वो प्लेटलेट्स होती हैं। तो ये वाली चीज भी हम लोगों को जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है, बताओ देखिए फटाफट से, इज इट क्लियर? कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, कोई रुकावट है? नहीं है तो बता दो, बोलो देखिए फटाफट से। क्लियर हो गया तो थम्स अप करना है सारे बच्चों को। अच्छा सुनो, प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है? प्लाज्मा में बेटा क्या पाया जाता है? ध्यान रखना, प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है एंटीबॉडी। पर द क्वेश्चन इज कि एंटीबॉडी प्लाज्मा में क्यों पाई गई? डब्ल्यूबीसी ने बनाई और फिर भेज दी प्लाज्मा के पास कि जाओ तुम इसके पास रहो। और आपसे पूछा जाए कि सरफेस ऑफ आरबीसी, आरबीसी की सतह पर कौन पाया जाता है, तो लिखो एंटीजन पाया जाता है। आरबीसी की सतह पर कौन पाया जाता है? एंटीजन, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिजन। तो प्रतिजन तो पाया जा रहा है आरबीसी की सरफेस पर, और प्रतिरक्षा जो है, वो इम्यूनिटी जो है वो पाई जा रही है आपकी प्लाज्मा पे। और कहो कि मैडम बात समझ में आ गई है। बोलो, ये क्लास डेली होती है, दोपहर 2 बजे होती है, सभी को इस बारे में ध्यान रखना है। हम अथक और हर संभव प्रयास करेंगे कि आपके साइंस के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। जितने भी बच्चे हैं वो मेरी जितनी भी प्लेलिस्ट है ना साइंस की, उनको देखना। अभी मैंने पीवाईक्यूज करवाए थे, हर शिफ्ट के पीवाईक्यूज, तो थोड़ा सा फोकस करके इन चीजों को पढ़ो, देखो, समझो। और मात्र 40 लोग बचे हैं, फटाफट से सेशन शेयर कर दो जल्दी से। आगे देखिए, क्रिस्टल क्लियर हो गया, बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है, इज द बेस्ट कंडक्टर। बेटा बेस्ट कंडक्टर कौन होगा? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, और जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे अपने आप वो गुड कंडक्टर की तरह बिहेव कर लेंगे। सीधी सिंपल सी बात है भाई। सुचालक कौन होता है? वह जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो, जिसके अंदर आराम से विद्युत प्रवाहित हो सके। और विद्युत प्रवाह की दर क्या है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को ही तो विद्युत धारा कहते हैं। बोलो हाँ या ना? तो हमने कह दिया सिल्वर, लेकिन सिल्वर नहीं। सिल्वर के अंदर हम यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि बहुत सारे फैक्टर आते हैं। स्टेनलेस स्टील, अगर सिर्फ स्टील लिखा हो तो याद रखना ये धातु के अंदर आता है, हमेशा ध्यान रखना। लेकिन नॉन स्टील स्टील लिखा हो तो फिर वो मिश्र धातु के अंदर आता है, फिर वो अलॉय के अंदर आता है। ये वाली चीज भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। कह दो कि मैडम बात समझ में आ गई है। एक बार सारे बच्चे कहेंगे कि हाँ जी मैडम बात समझ में आ गई। कहो फटाफट से। अगर सिर्फ स्टील लिखा है तो स्टील में तो आयरन होता है और कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट कार्बन की अशुद्धि होती है। लेकिन जब नॉन स्टिक स्टील आ जाता है ना, तो उसके अंदर हम फिर क्रोमियम भी ऐड करते हैं, उसके अंदर हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, निकल भी ऐड करते हैं। ये वाली चीज आपको ध्यान रखना है। आज की क्लास के लास्ट में दिखा दूंगी कि कहाँ पर मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनाई है, वो बता दूंगी। ठीक है, बताओ देखें। चलो अगला प्रश्न देखो, देखिए क्या यहाँ पर कहा जा रहा है कि इज द ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो ब्रेन किसका पार्ट है? सीएनएस का पार्ट है। सीएनएस का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। तो नर्वस सिस्टम का पार्ट तो है ही है, लेकिन नर्वस सिस्टम में भी किसका पार्ट है? सीएनएस का पार्ट है। फिर आप लोगों से पूछेंगे कि सीएनएस में क्या क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है मेरू रज्जु, जिसे रीढ़ की हड्डी या स्पाइनल कॉर्ड भी कह रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों का न्यूरॉन और इसके अलावा आपका ब्रेन, ये सारा का सारा आपका सीएनएस का पार्ट होता है। ये वाली चीज हमको ध्यान रखनी है। चलो अगला प्रश्न बताओ।
अब पावर हाउस ऑफ सेल सबको पता है, बच्चा एक बार के लिए किसी की याददाश्त भी चली जाए ना और फिर भी उससे पूछे कि बताओ भाई पावर हाउस ऑफ सेल कौन है, तो आंख बंद करके आंसर बता सकते हैं कि भैया पावर हाउस ऑफ सेल अपना माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना नहीं है, आओ माइटोकॉन्ड्रिया की सारी कहानी पढ़ लेते हैं। पहली बात तो माइटोकॉन्ड्रिया ओल्डेस्ट ऑर्गन है ना, सबसे पुराना अंग है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। किसके अंदर है? यूकैरियोटिक सेल के अंदर है। किसके अंदर? जो विकसित कोशिका है उसके अंदर सबसे पुराना अंग जो है वो आप लोगों का कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल में। दूसरा प्रश्न पिछले साल ही पूछा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, बताओ। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पायरेशन करता है। क्या करता है? श्वसन करता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया कौन से प्रकार का श्वसन करता है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पायरेशन या फिर आप कह सकते हो ऑक्सी श्वसन करता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि ऑक्सी श्वसन करके वो क्या बनाता है, तो आपको ध्यान रखना है ऑक्सी श्वसन करके वो एनर्जी बनाता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि एनर्जी का फॉर्म क्या है, तो आप कहोगे एनर्जी को हम एटीपी की फॉर्म में लेते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, चलो मैसेज करो सभी लोग कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, तो आपको ध्यान रखना है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। फिर हमसे पूछा जाएगा कि कितने एटीपी बनाता है, तो हमको ये भी ध्यान रखना है 36 एटीपी बनाता है। फिर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन, तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि भैया जो हमारे पास खाना खाने के बाद ग्लूकोज आई थी, सांस लेने के बाद ऑक्सीजन आई थी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है और ये टूटकर जो है वो CO2 बना रहा है, H2O बना रहा है और ये 36 ATP बना रहा है। बोलो देखिए बात समझ में आई कि नहीं आई। माइटोकॉन्ड्रिया की फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी के ऊपर क्या प्रेजेंट है, तो क्रिस्टी के ऊपर ऑक्सीसोम प्रेजेंट है। ऑक्सीसोम क्या करते हैं? ऑक्सीसोम हेल्प करते हैं रेस्पायरेशन के अंदर। क्या करते हैं? हेल्प करते हैं रेस्पायरेशन के अंदर। ऑक्सीसोम में कौन कौन से पार्टिकल हैं? ऑक्सीसोम में F0 पार्टिकल है, F1 पार्टिकल है। ऑक्सीसोम की बात हो गई। अब सुनो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। क्रेब्स साइकिल के अंदर कौन सी रिएक्शन है? क्रेब्स साइकिल के अंदर ये एरोबिक रेस्पायरेशन वाली रिएक्शन है। क्रेब्स साइकिल को किसने डिस्कवर किया था? हैंस क्रेब नामक साइंटिस्ट ने क्रेब्स साइकिल को डिस्कवर किया था। दो दोहरी झिल्ली वाला ऑर्गन कौन है? ये सब क्वेश्चन आपके माइटोकॉन्ड्रिया से पूछे जाते हैं। अब ये सारे क्वेश्चन 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं सबकी एनसीईआरटी को मिलाकर मैंने सारा निचोड़ यहीं पर ही मेंशन कर दिया है। समझ आ रहा है तुमको? इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएंगे कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाला अंग है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो लिक्विड होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम मैट्रिक्स या फिर आधात्री के नाम से जानते हैं। ये अभिक्रिया कहाँ पर हो रही है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स या फिर आधात्री के अंदर ही हो रही है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना पर्सनल डीएनए पाया जाता है और अपना पर्सनल राइबोसोम पाया जाता है। कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होता है? 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है और इसके बाहर अब क्वेश्चन नहीं जाएगा। और एक बार थम्स अप कर दो। तुम सिर्फ पावर हाउस पढ़ रहे थे, ये लो मैंने सब पढ़ा दिया। एक बार थम्स अप कर दो सारे बच्चे, बोलो देखिए फटाफट से। एक बार सारे बच्चों का थम्स अप जरूरी है। जो भग ले रहे हैं वो सोचो कितनी चीजें मिस कर दे रहे हैं, बताओ देखिए। चलो एक बार सारे बच्चे थम्स अप करेंगे, नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सूरज जी मुंह से तो बोला मैंने, आप सुन भी सकते हो ना, जरूरी नहीं आंखें ही खोल के रखे। जब हम पढ़ते हैं तो हमें हमारी आंखें, हमारा दिमाग, हमारे कान, हमारी सारी ज्ञानेंद्रियां खोल के रखनी पड़ेंगी, तब जाके हमें चीजें जो है वो कंफर्टेबली समझ आएंगी। चलो जी चलो, अगला प्रश्न देखिए, बढ़िया प्रश्न है, आंसर करो। चलो आंसर करो। भाई डेप्थ तो पढ़ने वाला होना चाहिए। इतनी डेप्थ पढ़ा दूंगी मैं तुमको कि तुम्हारा तो फिर ब्रेन प्रेशर कुकर नहीं बन जाए तो फिर कहना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
मैम ये क्लास को तो आप अलग ही रूप में ले गई, बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप एक ही क्वेश्चन को, एक ही क्लास को मेरे से बहुत तरीके से पढ़ा लो, बहुत तरीके से पढ़ा दूंगी, बस तुम्हें पढ़ने वाला होना चाहिए कि हाँ मैडम मजा आ रहा है, पढ़ाओ आप तो। चलो आगे देखो क्या कहा जा रही है। जो भग लेते हो ना तुम लोग, तब फिर मेरा दिमाग खराब होता है। मैंने कहा यार, है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट अबाउट द हाइपरमेट्रोपिया इज इनकरेक्ट। हाइपरमेट्रोपिया बड़ा नाम है ना, हाइपरमेट्रोपिया लिख दो भाई, दूरदृष्टि दोष है। दूरदृष्टि दोष है तो दूरदृष्टि दोष के अंदर क्या नहीं होगा भाई, पास का साफ नहीं दिखाई देगा। पास का साफ नहीं दिखाई दे रहा तो फिर आप लोग क्या यूज करोगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करोगे। आओ देखते हैं, दूरदृष्टि दोष कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। आप ये कह रहे हो कि भाई संभावित व्यक्ति के आसपास की वस्तुओं को नहीं देख पाता, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहे हैं कि भाई नेत्रगोलक में वृद्धि दोष के कारणों में से एक है या इसलिए उत्पन्न हो सकता है कि लेंस की फोकस लेंथ बहुत लंबी हो गई। अब यहाँ पर तो जोरदार बात कह दी, लेकिन ये जो नेत्रगोलक वाला ऑप्शन है ना, ये गलत है कि नेत्रगोलक की जो है वो वृद्धि हो गई, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, सो हियर वी कैन से कि भाई डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी होगा, बाकी सब सही है, सही सब है। फोकल लेंस लंबी हो गई इसलिए दूरदृष्टि दोष कह रहे हैं। दूरदृष्टि दोष का मतलब ही यही है कि वो पास की वस्तुओं को साफ नहीं देख पा रहा, जो गलत है वो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया, तो गैर आवश्यक, ये क्वेश्चन में गलती है, मैं इस क्वेश्चन को नहीं करा रही हूँ, इसमें गड़बड़ है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, देखिए क्या कहा जा रहा है। बाकी ऑप्शन के हिसाब से देखें तो रिप्रोडक्शन से मरेगा नहीं आदमी, बाकी सांस नहीं लेगा तो मर जाएगा, सर्कुलेशन नहीं होगा तो मर जाएगा, है ना, डाइजेशन नहीं हुआ तो मर जाएगा, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि मौत ही आ गई। तो ये एक नॉन एसेंशियल फॉर्म में हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्चुअली तो इस बार वाले उसमें भी आया था, मतलब लास्ट ईयर वाले ग्रुप डी वाले एग्जाम में भी आया था। चलिए जी, चलिए अब ये शेयर करो भाई सेशन को फटाफट से, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे, जितने भी बच्चे हैं ना, अब ये जो कितने बच्चे बचे हैं भाई, ये जो 25 बच्चे कम है, इनको फटाफट बुला के लेकर आओ जल्दी सारे बच्चे। मैंने जो लेंस यूज किया है वो कॉनकेव है, क्योंकि मुझे मायोपिया है। मायोपिया का मतलब है निकट दृष्टि दोष, यानी कि दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। मैं बिल्कुल साक्षात लाइव हूँ। गुरुत्वाकर्षण के बारे में कौन सा सही कथन नहीं है? गुरुत्वाकर्षण एफ जो बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, वो दो वस्तुओं के द्रव्यमान और उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। और फिर हमें ये देखा कि ये दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ये बात तो बिल्कुल सही है। ये दो वस्तुओं के द्रव्यमान के उत्पादन के जो है वो व्युत्क्रमानुपाती कैसे हो सकता है यार? ये यहाँ पे गलत है। फिर भी मैं तीसरा ऑप्शन देखूंगी कि दूसरे ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तुओं के लिए आकर्षण के लिए जिम्मेदार है, बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि हाँ, बी यहाँ पर गलत जवाब है, क्योंकि द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती कैसे हो सकता है भाई? आपको दिख रहा है यहाँ पे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, है ना, ये दो वस्तुओं के मास के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बोलो देखिए फटाफट, समानुपाती है, हिंदी में बोलूं अगर तो समानुपाती है। आपका जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है उसका मान होता है उसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मुझे इसकी यूनिट कौन बताएगा? चलो बताओ फटाफट से, मुझे इसकी यूनिट वीमा नहीं, मात्रक, मुझे इसका मात्रक बताओ क्या होगा? इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मात्रक क्या होगा? मैंने इतनी बार पढ़ा है ये प्रश्न, आज मैं तुमसे मात्रक जानना चाहती हूँ। आ तो गए वीरेंद्र सर। हाँ जी, बच्चे मन के सच्चे आंसर करो फटाफट से। आर्यन, अंकुश, शालू, पूजा, प्रवीण, परविंद, माफिया। ओ माय गॉड, माफिया जैसे लोग भी आते हैं हमारे पे, पर शेयर नहीं करते भाई। शेयर करने से तो क्या, कैसे चल, नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? मुझे मोटिवेशन कैसे आएगा दोस्तों? चलो आंसर करो। मैं कह रही हूँ 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसकी यूनिट आप लोगों से पूछेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स में होगा। समझ आया कि नहीं आया? केजी स्क्वायर होगा बट इनवर्स में होगा। कर दी ना गड़बड़? कितनी बार पढ़ाया था, देखो यहाँ पर समझ लो एक बार। फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये r इन दोनों के बीच की दूरी है। जब इस समानुपाती को बराबर में बदलते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जिसे हम g से इंडिकेट करते हैं, और अब फॉर्मूला हो गया g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर।
अब अगर मैं इस g को बाहर निकालूं तो ये फोर्स और ये r तो ऊपर चला जाएगा, है ना, जो दूरी है, और ये जो द्रव्यमान है ये नीचे चला जाएगा। फिर हम लोगों ने देखा कि फोर्स के लिए आप न्यूटन लिखते हो, इसके लिए आपने मीटर स्क्वायर लिख दिया, और ये 1 kg ये 2 kg तो हमने kg स्क्वायर लिख दिया। तो यहाँ पर इस तरह से हमारे पास यूनिट आई है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स में। चलो देखो, बोलो देखे बात समझ में आई है कि नहीं आई है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या यहाँ पर कहा जा रहा है। आओ प्रोटीन बनाना सिखाती हूँ। तुम लोग एक बात बताना कि आज के खाने में क्या खाया था। मैं देखा, मैं आज तुम्हें ये सिखाऊंगी कि तुम लोगों ने अपने खाने में प्रोटीन ही नहीं लेते हो। तुम लोग क्या सोचते हो कि एक कटोरी दाल पी लो प्रोटीन मिल गया पूरे दिन भर का, तो बिल्कुल गलत हो। तो प्रोटीन एक्चुअली में आप लोगों का किससे मिलकर बनता है? प्रोटीन को तोड़ोगे तो एक्चुअली क्या निकलेगा? अमाइनो एसिड। और आप लोगों को मैं बता दूं, जितने भी दालों वाले पौधे होते हैं उनको क्या कहते हैं? इनको लेग्यूम प्लांट कहते हैं। लेग्यूम प्लांट के अंदर एक खासियत होती है कि इनकी जो जड़ें होती है ना, इन जड़ों के अंदर होती हैं गांठें। इनकी जड़ों के अंदर होती हैं गांठें, और इन गांठों के अंदर रहता है एक बैक्टीरिया। देखिए कौन सा बैक्टीरिया रहता है, कौन बताएगा? इनकी गांठों रूपी जड़ों के अंदर जो बैक्टीरिया रहता है उस बैक्टीरिया का नाम बताओ। बोलो बोलो फटाफट से। गांठें रूपी जड़ों के अंदर जो बैक्टीरिया रहता है उसका नाम बताओ फटाफट से, क्या होगा? बताओ बताओ क्या होगा? गांठों रूपी जड़ों के अंदर जो बैक्टीरिया रहता है उसका नाम बताओ। उसका नाम है राइजोबियम। अब राइजोबियम को ये लेग्यूम प्लांट जो है वो रहने को जगह देते हैं, तो बदले में नाइट्रोजन, राइजोबियम को कुछ करना पड़ेगा, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, और ये स्थिरीकरण करके लेग्यूम प्लांट को मदद हो जाएगी, और लेग्यूम प्लांट के पास खूब सारा नाइट्रोजन होगा, खूब सारा अमीनो एसिड बनाएंगे, और फिर बदले में खूब सारा प्रोटीन बनाएंगे। तो दालों वाले पौधे कौन होते हैं? दालों वाले पौधे, सोयाबीन भी दाल में आती है ना, फिश तो वैसे ही उसमें खूब सारा प्रोटीन मिल जाएगा, चना दालों में आ रहा है, तो व्हीट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। गेहूं के अंदर हालांकि हम कह रहे हैं कि भाई प्रोटीन है, ग्लूटिन प्रोटीन होता है गेहूं के अंदर, लेकिन यहाँ पे बोला है प्रमुख सोर्स। आपको क्या लगता है गेहूं के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्ब्स है? क्या सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स है गेहूं के अंदर? नहीं, गेहूं के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा और भी चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। प्रोटीन भी है, लेकिन आप मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन की बात करोगे तो वो तो बिल्कुल भी नहीं है। और कह दो कि मैडम बात समझ में आई, फटाफट से थम्स अप करो क्विकली। अगला प्रश्न, अब थोड़ा स्पीड में पढ़ते हैं ना, अब थोड़ा सा स्पीड में पढ़ लेते हैं। चलो आओ, आपसे पूछा जा रहा है कि आम टीवी रिमोट जो होता है वो बेसिकली उसके अंदर जो वो लाल रंग वाली जो तरंग होती है, अब नाम से ही पता लग रहा है उसको जब दबाओगे तो तुम्हें लाल रंग की जो है वो तरंगे दिखेंगी, और वो तरंगे जो है वो क्या हो गया? इंफ्रारेड कहते हैं, ठीक है ना। कोई बात नहीं कंचन, कोई बात नहीं बच्चे, ठीक है। अब थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे। अल्ट्रावायलेट किसके अंदर होती है ना, अल्ट्रासोनिक है खैर, बट अल्ट्रावायलेट तो तुम लोगों को पता ही है। चलो अब आंसर करो। प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घोल जो है आप लोगों का टेस्ट के लिए किया जाता है? आयोडीन घोल होगा, कॉपर और आयोडीन होगा, आयोडीन या कास्टिक सोडा होगा, या फिर आप कहोगे कॉपर और कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडे का अगर किसी को फॉर्मूला पता हो तो आराम से आप लोग जो है वो आंसर कर सकते हो। कास्टिक सोडे का फॉर्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? CuSO4, और साथ में लेना है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा NaOH होता है, तो ये यहाँ पर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए कि किस जलीय जीव में गिल्स नहीं होते? गिल्स नहीं होते यानी कि गलफड़े नहीं होते। तो व्हेल मछली क्या है बेटा? व्हेल मछली तो मैमल है, ये मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ। स्तनधारी है, बच्चे पैदा करती है, सांस नहीं ले पाती पानी में क्योंकि ऊपर आकर बार बार सांस लेती है मुंह खोल के, ऑक्सीजन को जितना इंटेक कर सके, क्योंकि स्तनधारी है, ठीक है। तो ये वाली चीज भी हम लोगों को ध्यान रखनी है। देखो अभी भी मैं देख रही हूँ कि बच्चे ना सेशन एक बार शेयर कर दे तो आज 500 का आंकड़ा पार हो जाएगा। कोशिश तो करो, हो ही जाएगा, मुझे पता है। चलो अगला प्रश्न देखो, देखिए क्या कहा जा रहा है। व्हाट इज द रोल ऑफ द म्यूकस सिक्रेशन बाय द स्टमक? तो म्यूकस क्या करेगा? प्रोटीन को पचाने के लिए हमारे पास में पेप्सिन नाम का एंजाइम है, ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम है, काइमोट्रिप्सिन नाम का एंजाइम है।
तो सिन 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 और टिन 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 तो पता ही होगा, जिसके पीछे सिन लिखा है वो प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, तो ये तो होगा नहीं। डाइजेस्ट फैट को पचाएगा नहीं, वो रक्षा परत के रूप में काम करता है आपके स्टमक के अंदर। आपके स्टमक के अंदर कितनी लेयर्स होती हैं, आओ वो समझाती हूँ। आपका स्टमक को बीच में से अगर काटोगे तो तुम्हें जो है वो सबसे पहली लेयर जो दिखेगी उसका नाम है सिरोसा। मेरे साथ लिखो, हिंदी इंग्लिश सेम ही रहेगा, सिरोसा ही कहते हैं। दूसरी जो परत होती है उसे मस्क्यूलैरिसिस कहते हैं। दूसरी परत को क्या कहते हैं? मस्क्यूलैरिसिस कहते हैं। तीसरी परत को क्या कहते हैं? सब म्यूकोसा। क्या कहते हैं? सब म्यूकोसा। और चौथी लेयर को जो है वो क्या कहते हैं? म्यूकोसा। तो ये आखिरी लेयर जो होगी वो आपकी क्या रहेगी? म्यूकोसा लेयर रहेगी। आखिरी जो लेयर है वो कौन सी रहेगी? म्यूकोसा लेयर रहेगी। सिरोसा, मस्क्यूलैरिसिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। तो ये अंदर की लेयर म्यूकोसा है, तो म्यूकोसा क्या बनाएगी? म्यूकस बनाएगी। म्यूकस क्या करेगा? HCl जो होगा वो निकलेगा, तो वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उससे प्रोटेक्शन करेगी। दैट्स द सिंपल थिंग। बोलो, देखिए बात समझ में आई क्या? अगला प्रश्न देखो कि म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। अब उत्परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि कुछ तो चेंजेस हुए हैं, कुछ तो चेंजेस हुए। अब हमने खुद ने ट्रांसफर किया होता तो बात अलग थी। सुधार म्यूटेशन नहीं होगा, है ना। ऐसी काफी सारी डिजीजेस हैं जिसके अंदर म्यूटेशन हो जाता है, मतलब स्थानांतरण हो जाता है, बेसिकली एरर आ जाता है। आपके DNA की स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस हो गया, उसे हम म्यूटेशन कह रहे हैं। हो सकता है वो चेंजेस हमारे लिए अच्छा भी रहा हो और हो सकता है वो चेंजेस हमारे लिए खराब भी रहा हो, है ना। तो दोनों ही रीजन हो सकते हैं। यहाँ पे काफी सारी जेनेटिक डिजीजेस हैं, काफी सारी ऐसी डिजीजेस हैं जो DNA के अंदर गलती के कारण होती है, तो ये वाली चीज भी है। अब भाई बॉडी भी तो प्रोडक्शन हाउस ही है, तो बॉडी प्रोडक्शन हाउस है, तो अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने में गलती हो सकती है तो बॉडी को बनाने में भी गलती हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। मानते हो कि नहीं मानते हो? यार ये बच्चे 499 होके चले गए, बताओ, ऐसे तो दिल टूट जाएगा। धीरे पढ़ाऊं? स्पीड ठीक है क्या? ये स्पीड ज्यादा लग रही है तुमको? अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है। डैश का व्यापक रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, वह दबे हुए, है ना, कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक है। तो आर वाइडली यूज एज द फ्यूल एंड आर अ मेजर कंपोनेंट, है ना। तो आपसे बोला जा रहा है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के बारे में बोल रहे हैं क्या? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, तो हम मीथेन कर देंगे फिर तो। ऑक्टेन के अंदर बताओ कितने कार्बन होते हैं? आता है तो लिखना, नहीं आता तो कहना कि मैडम नहीं आता। मैं आपसे पूछ रही हूँ ऑक्टेन में कितने कार्बन हैं? मैंने बहुत बार पढ़ा है, बिल्कुल आज होम बैच में क्लास होगी। ब्यूटेन के अंदर 4 कार्बन होते हैं, प्रोपेन के अंदर 3 कार्बन होते हैं। ऑक्टेन के अंदर कितने कार्बन होंगे बताओ? कितने कार्बन होंगे ऑक्टेन में? आंसर करो, बताओ कितने कार्बन होंगे? 8 कार्बन होंगे। कितने कार्बन होंगे? 8। सबके पीछे एन लगा है, सबके अंदर सिंगल बॉन्ड है। अगर C4H10 लिख दूं तो इट इज अ क्या फॉर्मूला लगाना है? CnH2n+2। तो 2 4 4 दूना 8 और 2 10, 3 दूना 6 और 2 8, 8 दूना 16 और 2 18। तो C8H18 जो है इज अ फॉर्मूला ऑफ ऑक्टेन। तो ऐसे बस फॉर्मूला लगाकर आप किसी के बारे में भी पता कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है कि भाई व्हाट कॉज द मलेरिया एंड कालाजार। कालाजार जिसे डमडम डिजीज भी कहते हैं, लेशमानियासिस भी कहते हैं, और लेशमानिया एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। मलेरिया के अंदर मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिसिस, है ना, वाइवेक्स, और ये सारे के सारे इट्स अ टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम जो कि प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है। ठीक है, अमीबा किसका एग्जाम्पल है? उसी तरह प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है। आसपास से ध्वनि को एकत्रित करना, तो जब हम आसपास से ध्वनि को एकत्रित कर रहे हैं तो कौन करेगा? आप लोगों का कॉक्लिया जो होता है वो आपके जब कान से सुनते हैं तो आसपास के एक सेकंड पिन्ना दे रखा है क्या यहाँ पे? हाँ ठीक है, तो हम पिन्ना करेंगे। ठीक है, डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो है वो किसके लिए हम लोग यूज करते हैं ये आपको बताना है। हेलो जी हेलो, आप में से कितने लोग नए हैं जो पहली बार क्लास में आए हैं? प्लीज मुझे एक बार मैसेज करेंगे कि मैडम हम तो फर्स्ट टाइम ही आए हैं क्लास में, एक बार मैसेज कर दो। और प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? लाइट ईयर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो लाइट ईयर इज रिलेटेड टू डिस्टेंस, दूरी। ठीक है ना, तो दैट्स द होल थिंग्स।
थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। सो अगला प्रश्न देखिए कि कुछ दिनों बाद, अभी मैंने बताया था पीतल और कांसे की मूर्तियां हरी हो जाती है और उसके पीछे का कारण क्या है? ऑक्सीडेशन कहेंगे, डिकम्पोजिशन कहेंगे, इरेजन कहेंगे या फिर संक्षारण? ये आप लोगों को आंसर करना है। देखिए बताओ क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर चांदी के बारे में पूछे तो चांदी जो है वो क्या हो जाती है? काली पड़ जाती है। और तांबे की अगर मैं बात कर दूं तो तांबा जो है वो आप लोगों का कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। तो चलो बताओ कि आफ्टर सम डेज तो कोरोजन होगा, इरोजन होगा। अब भाई इन्होंने क्या किया? इन्होंने सीधी सिंपल सी बात है, संक्षारण कर लिया। सो हियर वी कैन से कि ए विल बी द वेरी राइट आंसर। पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है? पीएच स्केल चालू कहाँ से होती है? पीएच स्केल चालू होती है भाई 0 से, और कहाँ तक चलती है भाई? 14 तक, क्योंकि 0 से 7 तक तो आपका एसिड रहता है और 7 से जो है वो 14 आपका बेस रहता है। तो ये वाली चीज भी हम लोगों को ध्यान रख लेनी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सोचिए समझिए। जरूरी नहीं कि आज के सवाल मैं अगर सिंपल ले आई हूं तो इसका मतलब जो है ना कि आगे के क्वेश्चन भी सिंपल रहेंगे। हर बार क्वेश्चंस के लेवल अच्छे होंगे, अलग होंगे। तो ऐसा कोई उम्मीद मत करना कि मैडम बहुत अच्छे प्रश्न थे, नहीं। हो सकता है कल के प्रश्न इतने भयंकर हों कि आपको आए ही ना, पर ये सोच के चलना कि मैं आया हूं तो मैं कुछ नया सीख के जाऊंगा, है ना। इस उम्मीद में मत आना कि मुझे जो आएगा वही यहाँ पर मिलेगा, नहीं। आपको जो नहीं आएगा वो भी आप यहाँ पढ़ पाओगे, ठीक है। कल हर दिन ये क्लास कितने बजे होती है? 2 बजे, ठीक है। समझ आया? विच ऑफ द फॉलोइंग परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो परिसंचरण तंत्र में कैशिकाएं होती हैं, वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए आर्टरीज रेस्पॉन्सिबल है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए आपका वेन्स रेस्पॉन्सिबल है। कैपिलरीज जो आर्टरीज और वेन्स छोटे पार्ट्स में डिवाइड होकर हर कोशिका तक पहुंच रही है। विलाय जो होती हैं वो आपकी छोटी आंत, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर छोटी आंत का तीसरा भाग होती है इलियम, वहां पर पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। अगली बात कह रहे हैं कि कौन पानी के साथ अभिक्रिया करता है? तो पानी के साथ कॉपर अभिक्रिया करेगा, लेड करेगा, कैल्शियम करेगा या फिर सिल्वर करेगा। हर वो बच्चा जो लेट आया है उन सभी को एक बार फिर से कहना चाहूंगी, ये सेशन हर दिन होता है, रेलवे अड्डा 24/7 पर होता है और 2 बजे होता है। इसको मिस बिल्कुल मत करना। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ से सीख कर जाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन पानी के साथ अभिक्रिया करता है? अब चांदी क्या पता किस दिन अभिक्रिया करेगा, लेकिन कैल्शियम तो फट से अभिक्रिया कर लेगा भाई, है। सिल्वर को तो अभिक्रिया करने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, लेड को अभिक्रिया करने में कितना टाइम लगेगा, कॉपर को अभिक्रिया, लेकिन कैल्शियम तो ऐसे फट से घुल जाएगा ना। सो हम कह देंगे कि बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि परफॉर्म द फंक्शन ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो जब पौधों में जल परिवहन का कार्य, तो पौधों में जल परिवहन का कार्य क्या है? शिराएं हैं, फ्लोएम है, जाइलम है या फिर क्लोरोप्लास्ट है। तो पौधों में जल परिवहन का कार्य ज से जल और ज से जाइलम, ठीक है। फ से फ्रूट, फ से फूड और फ से फ्लोएम, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट इज अनदर थिंग। क्लोरोप्लास्ट बताओ, आज ही की क्लास में पढ़ाया था, आज ही की क्लास के तीसरे क्वेश्चन में पढ़ाया था कि क्लोरोप्लास्ट प्लांट की कौन सी सेल में प्रेजेंट होते हैं? बताओ, क्लोरोप्लास्ट प्लांट की कौन सी सेल में प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट प्लांट की कौन सी सेल में प्रेजेंट होते हैं? प्लांट के अंदर पत्तियां और पत्तियों की मीजोफिल नाम की कोशिका के अंदर। किसके अंदर बच्चे? ये पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? अब भी पढ़ाया था। मीजोफिल नाम की कोशिकाओं के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट। बहुत सारे ग्रेना को मिलाकर थाइलेकॉइड के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न भी आप लोगों से पूछा जाता है। चलो आंसर करो। वाह, आधे लोगों को यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पढ़ा रही हूँ, कुछ लोगों की बातें चल रही हैं, दोस्ती खत्म, व्यवहार खत्म। अरे यार, तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे नाम से ज्यादा कोई नहीं जानता, तो तुम ये रिश्तेदारियां तो एग्जाम पास कर लो, उसके बाद निभा लेना, है ना। जितने व्यवहार रिश्तेदारियां निभानी है अभी तो पढ़ लो, वो काम आएगी। मानते हो कि नहीं मानते हो? चलो अगला प्रश्न देखो, बहुत बढ़िया। तेल और वसा युक्त भोजन अधिक समय तक रखा जाता है तो किस प्रकार के कारण इसके स्वाद और गंध में परिवर्तन आता है? तो फर्मेंटेशन का मतलब होता है सड़ना, और सड़ने के टाइम पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। लुइस पास्चर नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था, और इसी फर्मेंटेशन और कार्बोहाइड्रेट का यूज करके उन्होंने आपको शराब का निर्माण करना सिखाया था। वो सन था 1857। इन्हीं साइंटिस्ट ने पास्चराइजेशन की प्रोसेस के बारे में भी बताया था।
तो विकृत गंधिता हम इसे कहते हैं, या फिर आप इसे रैंसिटी के नाम से जानते हैं। सो हियर वी कैन से गाइस सी विल बी द वेरी राइट आंसर। दही बनाने में लैक्टोबैसिलस जो है वो बैक्टीरिया काम आते हैं। जहां पर बैसिलस लिखा है वो उसका मतलब यही है कि उन बैक्टीरिया छड़ाकार हैं। समझ आया? ठीक है, बैक्टीरिया की बात की है, एसिड की बात की होती तो कुछ और हो जाता। ठीक है, तो दैट्स द होल थिंग्स। तो दैट इज द होल थिंग्स। ये रहा अगला प्रश्न। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो बताओ देखिए, किसे कोशिका को पावर हाउस कहा जाता है, ये आप लोगों को बताना है। ये तो कल ही पढ़ा दिया था। पावर हाउस का मतलब कौन है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन आज माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में नहीं जानेंगे, आज आरबीसी के बारे में जानते हैं। आरबीसी आप लोगों को पता है, आरबीसी जो है, आप जब भी हाइट पे जाते हो, आप जब भी क्या जाते हो, हाइट पे जाते हो, ऊंचाई पर जाते हो, तो जैसे ही आप ऊंचाई पर जाते हो तो हमेशा ध्यान रखना है कि वायु दाब जो है वो बेसिकली क्या हो जाता है। तो वायु दाब जो है वो क्या हो जाता है ऊंचाई पर जाने पर? बताओ देखें, अटक गया क्या? अटक गया। वायु दाब ऊंचाई पर जाने पर जो है वो बेसिकली क्या हो जाता है? कम हो जाता है। एयर प्रेशर कम हो गया, एयर प्रेशर कम हो गया तो हवाएं कम हो गई, और गैसें कम हो गई, गैसें कम तो ऑक्सीजन भी कम हो गई, ऑक्सीजन कम हो गई तो अब हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ऑक्सीजन कम हो गई। ब्रेन आरबीसी को कहेगा कि बहन क्यों नहीं बना रही हो ऑक्सीजन, तो फिर आरबीसी कहेगी भाई मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है। तो आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है ऊंचाई पर जाने पर। ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है। हाइपर ऑक्सीमिया हो जाता है ये। अच्छा, कमी हो रही है तो ऑक्सीमिया है ना, तो हम इसे कहेंगे हाइपोऑक्सीमिया। ये वाली चीज भी हमको ध्यान रखनी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या यहाँ पर कहा जा रहा है कि टिटनस इज अ सीरियस डिजीज ऑफ द नर्वस सिस्टम कॉज बाय अ टॉक्सिक प्रोड्यूसिंग। आपसे बोला जा रहा है कि टिटनस तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी है जो एक विषैले पदार्थ का उत्पादन करने के लिए जो है वो होती है। अब टिटनस के बारे में बोल रहे हैं। हिमालयास पे जाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है, बिल्कुल वही बात है, वही सारे रीजंस हैं। चलिए अगला प्रश्न देखो क्या कहा जा रहा है। टिटनस की मैं बात कर रही हूँ। टिटनस आप लोगों को पता है वो नहीं है 90-20 एवल रिटर्न्स के अंदर वो एक्ट्रेस ऐसे हो जाती है, उसके हाथ ऐसे हो जाते हैं, उसकी खोपड़ी ये रही और उसके पैर ये रहे। तो ऐसे जब आप किसी को देखो तो ऐसे हर बार ही जरूरी नहीं है भूत ही आ रहे हो, है ना, हो सकता है उसको टिटनस भी हुआ हो। जनरली इस रोग को हम धनुषाकार रोग के नाम से जानते हैं। धनुषाकार रोग भी इसे कहते हैं क्योंकि इसमें व्यक्ति की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और व्यक्ति ऐसा धनुषाकार जैसा हो जाता है। राम राम जी, राम राम। स्पीड कम करूं? चलो ठीक है। तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं। नर्वस सिस्टम की एक गंभीर बीमारी है धनुषाकार, इसे जॉ लॉक डिजीज भी कहते हैं। जॉ लॉक डिजीज का मतलब ये है कि इसमें जबड़े भी जो है वो एक जगह रह जाएंगे, आदमी ऐसा ही रह जाएगा, है ना। तो इसको कहते हैं, ये परजीवी के कारण नहीं होती, किसी भूत वूत के कारण नहीं होती है, इसे बैक्टीरियम है ना, विषाणु जीवाणु के कारण होती है। और ये टिटनस होती है माइक्रोबैक्टीरियम टिटैनी। मेरे साथ लिखो सारे के सारे, क्या बोल रही हूँ? माइक्रोबैक्टीरियम टिटैनी, माइक्रोबैक्टीरियम टिटैनी, माइक्रोबैक्टीरियम टिटैनी। तो ये वाली सारी चीजें भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। आगे चीज समझ में? राधे राधे, समझ में आई? चलिए, तो अगर किसी को ऐसा लगता हो कि भाई भूत वूत आते हो, तो भूत वूत का तो पता नहीं भाई, ईश्वर कभी मिलाए भी ना उनसे, और मैं चाहती भी नहीं हूँ मिलना है। पर फिर भी अगर किसी को ऐसा लगता है वो भूत आ गए, भूत नहीं, जरूरी ये नहीं है। कुछ डिजीजेस भी ऐसी होती हैं जिनके इम्पैक्ट ऐसे दिखते हैं कि आपको लगता है कि ओहो भूत ही आ गए हैं। तो ये वाली बात है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो क्या कहा जा रहा है। चलिए, सॉरी आज लेट हो गई, आज एक मीटिंग में फंसी हुई थी इसलिए लेट हो गई। सॉरी गाइस, सॉरी। हाँ जी, साउंड इंक्रीज करें? वैसे तो साउंड इंक्रीज ही है यार, पर फिर भी एक बार देख लेती हूँ जब तक तुम अगले प्रश्न का आंसर कर दो। डेप्थ में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ा दूं? बताओ देखिए, डेप्थ में पढ़ना चाहते हो तो कि मैडम हाँ डेप्थ में तो पढ़ लेते हैं। ये लो, अपनी आवाज बुलंद है बेटा, अपनी आवाज को कोई रोक ही नहीं सकता। चलिए आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। अ पेशेंट लेकिंग द बाइल प्रोड्यूस। आपसे बोला जा रहा है कि पेशेंट की बॉडी के अंदर बाइल जूस की कमी है। बाइल जूस की कमी है तो बाइल जूस की कमी होने के कारण पानी के एब्जॉर्प्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन वसा में घुलनशील विटामिन के कारण वसा वाले प्रोडक्ट्स में दिक्कत आएगी, क्योंकि ये जो है वो क्या करता है, वसा का जो इमल्सिफिकेशन करता है। देखो मेरी बात सुनो तुम, वसा का इमल्सिफिकेशन करने और वसा, एक तो है वसा का इमल्सिफिकेशन, वसा को तोड़ने और इमल्सिफिकेशन करने में फर्क होता है। इस चीज को समझना, क्या कह रही हूँ, वसा को तोड़ने और इमल्सिफिकेशन करने में फर्क होता है ना। वसा का पाचन अलग है, इमल्सिफिकेशन जो है वो अलग चीज हो जाती है। तो इमल्सिफिकेशन का मतलब है वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, और वसा का डाइजेशन ना अलग चीज हो जाती है। इस चीज का भी ध्यान रखना है। चलो जी चलो,
डीएनए के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, है ना। आप लोगों को पता है, आपने आरटीपीसीआर सुना होगा। आरटीपीसीआर, हाँ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन के बारे में यहाँ पे पूछा जाता है कि भैया ट्रांसक्रिप्शन क्या है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये है कि भाई डीएनए का आरएनए के अंदर कन्वर्जन। लेकिन अगर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोले तो आप कहना आरएनए का डीएनए के अंदर चेंजेस, ठीक है ना। चिंता ही मत करो मही मही, मैं खुद ही कर लूंगी, आप चिंता ही मत करो, है ना, मैं खुद देख लूंगी ये वाली चीज। तो अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि डीएनए के संदर्भ में पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री। आपको पता है ये शब्द, ये क्वेश्चन कहाँ पर पूछा गया था, ये आपका एनसीईआरटी की 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है ना उसके अंदर ये मेंशन है, इसको भी ध्यान रखना है। तो हम कह रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री शब्द किस गुण को संदर्भित करता है। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री गुण है, दो स्टैंडर्ड की समान रासायनिक संरचना, न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का समांतर अभिविन्यास, शर्करा फॉस्फेट इकाइयां। देखो डीएनए, डीएनए लिखो मेरे साथ, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या कहते हैं इसको, डीएक्सो राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। आप कह रहे हो न्यूक्लियोटाइड का विन्यास, टप्पे मत लगाओ, ये बहुत ही गलत कर रहे हो। अगर इस तरह से प्रश्न अगर तुम लोग गलत करोगे तो न्यूक्लिक एसिड, ये है तो न्यूक्लिक एसिड, एक्चुअली तो बने हुए तो प्रोटीन से ही है ना, चाहे कुछ भी कर लो, बने हुए तो प्रोटीन से ही है। अब इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है यानी कि नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है। और आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है वो 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में, 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में बॉन्ड बनाता है। उसमें आता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फ्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे -2 और नाइट्रोजन पे -3। कहो कि बात समझ में आ गई। सबका गलत हो गया ना, सबका गलत। गलत बात है, ये तो आता हुआ क्वेश्चन गलत कर दिया तुमने, ये तो आना चाहिए था। तो जहां पर भी आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दिखे, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन दिखे, फ्लोरीन हाइड्रोजन दिखे, उन सब का आंसर एक ही होगा। कहो कि मैडम बात समझ में आ गई है ना। मान्या है, चंदन है, राजीव है और बाकी जितने भी लोग हैं। सो हेयर वी कैन से, क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पोटेंशियल बेस्ड ऑन द बेस स्पेसिफिकली। आप कहेंगे क्षार विशिष्टता के आधार पर हाइड्रोजन बंधन की क्षमता। आपको पता है नाइट्रोजन के अंदर कितने क्षार होते हैं, देखो बताओ नाइट्रोजन के अंदर कितने क्षार हैं। आपने सुना हुआ है क्या, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायामीन, सुना है क्या तुम लोगों ने, है ना। तो बस वही क्षार जो है वो आपस में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ में जुड़े हुए होते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आपको ध्यान रखना है, एडेनिन और थायामीन जो होते हैं ना, एडेनिन और थायामीन जो होते हैं वो डीएनए के अंदर इस तरह से डबल बॉन्ड बना के रहते हैं। और आपका ग्वानिन और साइटोसिन होता है वो आप लोगों का ट्रिपल बॉन्ड बना के रहते हैं। डीएनए के अंदर इस तरह से डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, कहीं पर आपको डबल बॉन्ड मिलते हैं तो कहीं पर आपको ट्रिपल बॉन्ड, कहीं पर आपको डबल बॉन्ड तो कहीं पर आपको ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर एडेनिन, थायमिन और ग्वानिन और साइटोसिन। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए के अंदर कौन कौन से क्षार हैं, ये चारों नाम याद करो, ATCG, ATCG, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। आगे चीज समझ में, तो इस तरह से भी हम लोग यहाँ पर चीजों के बारे में ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से सभी पौधों में रेशेदार जड़ें होती हैं डैश के सिवाय। तो सभी पौधों में रेशेदार जड़ें हैं, तो क्यों हैं, कैसे हैं, ये आपको बताना है। बताओ 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 फटाफट से। चलो बताओ, आंसर करो, और सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे आंसर करो भाई, सारे के सारे। हम कह रहे हैं कि रेशेदार जड़ें होती हैं। आप एक बात बताओ, अगर मैं रेशेदार जड़ों की बात कर रही हूँ तो बीटरूट जो होता है ना, बीटरूट तो जमीन के नीचे होता है ना। मक्का, चावल और ये तो ग्रेन है ना, तो ये तो इनकी जड़ें तो रेशेदार है, लेकिन बीटरूट तो डेफिनेटली रूट सी डेवलप हो रही है उसके अंदर, तो वो तो रेशेदार हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो हमने कह दिया भाई चुकंदर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब मैं बीटरूट की बात कर रही हूँ तो बीटरूट के अंदर आयरन सबसे ज्यादा होगा कि नहीं होगा। हर वो चीज जो खून बढ़ाती है, जिसके घर में, जिसके शरीर में खून की कमी है ना, उसको कहते हैं भाई तुम चुकंदर खा लो, तुम लोग जो है अनार खा लो, है ना। तो हर वो चीज जो खून बढ़ा रही है उसके अंदर भर भर के आयरन है। तो आप ये कह सकते हो कि बीटरूट के अंदर क्या पाया जा रहा है भाई, आयरन पाया जा रहा है ना। मक्का, अब लगता है कोई आया है बहुत दिनों बाद और उसका नाम नीरज मैम है। ओ हो नकुल जी, चलो आगे बढ़ो।
अब मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पर कह रही हूँ भाई मक्का, मक्के से आप लोगों को याद आना चाहिए गोल्डन राइस। कितने लोगों को गोल्डन राइस के बारे में पता नहीं है? कितने लोगों को सुनहरे चावलों के बारे में नहीं पता? देखे मुझे बताओ, आपको पता है सुनहरे चावल कैसे होते हैं? सुनहरे चावल जनरली भारत या विश्व के विश्व का बहुत सारा एरिया चावल पर निर्भर है। अब रोटी हम लोग जैसे राजस्थान के बाजरा खा रहे हैं, यूपी एमपी वाले लोग चावल ज्यादा खा रहे हैं, वैसे विश्व में भी सबसे ज्यादा चावल खाए जा रहे हैं। अब जब चावल खाए जा रहे हैं तो भाई जो लोग चावल खा रहे हैं ना, उनके शरीर में विटामिन ए की डेफिशिएंसी देखी गई कि यार इनके ये लोग विटामिन ए के सोर्स में तो कुछ ले ही नहीं रहे। अब विटामिन ए के सोर्स में कुछ नहीं ले रहे तो वैज्ञानिकों ने क्या किया? वैज्ञानिकों ने कहा कि यार एक काम करते हैं, इस चावल को ऐसा चावल बनाते हैं जिसमें विटामिन ए की जो है वो कमी पूरी हो जाए। तो इन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाई, है ना, इसके जीन में चेंजेस किया, मॉडिफिकेशन किया, और मॉडिफिकेशन करके जो है वो इन्होंने क्या किया, ऐसे चावल बनाए जिन चावलों के अंदर विटामिन ए बहुत ज्यादा है। इस ऐसे चावलों के अंदर ये मक्के का जीन डाला गया जिसमें विटामिन ए अच्छे मिल जाते हैं। अब विटामिन ए तो मिला ही मिला, लेकिन ये जो चावल बना, क्योंकि मक्का खुद गोल्डन कलर का है, तो इसलिए जो है वो ये जो है वो भी क्या बने, आपके गोल्डन राइस बने। बोलो देखिए बात समझ में आई है कि नहीं आई है? तो इसमें मक्के का जीन ही है और क्या है, तो इसलिए समझे कि नहीं समझे हो? तो ये वाली सारी चीजें आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के लिए ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न, आज प्रश्न बहुत आसान पढ़ा रही हूँ क्योंकि हम उसको डेप्थ में जाकर देख रहे हैं। चलो आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। बातें नहीं करनी है किसी को भी, सेशन जरूर से शेयर करना है, इन चीजों का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे देखो क्या कहा जा रहा है। कमी से होने वाले रोग, रिकेट्स की बात करते हैं। विटामिन डी, है ना, सूखा रोग भी इसे कहते हैं। कई जगह पर सूखा रोग लिखा हुआ आ जाएगा हिंदी वाले बच्चों को, तो है ना, ऑर्थो शब्द कहीं पर भी आ जाए बेटा, ऑर्थो शब्द आ जाए, ऑस्टियो शब्द आ जाए, इन सब का एक ही मतलब है और वो मतलब है आपका रिकेट्स। इस चीज का भी ध्यान रखना। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आपको ध्यान रखना है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। ब्यूटी विटामिन, अब जो तुम कह रहे हो ना कि भाई संतूर वाली मम्मी, तो संतूर लगाने से संतूर वाली मम्मी बन जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। ब्यूटी विटामिन ई बहुत अच्छा होना चाहिए तुम्हारी बॉडी में। अब वैसे तो इसको विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन का है, नाम इसका टेकोफेरॉल है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जरूरी नहीं है कि ब्यूटी के लिए तुम विटामिन ई खा लो। अब तुम्हें पता लगा भाई विटामिन ई के जो कैप्सूल होते हैं बड़े सस्ते आते हैं, तो तुम लोगों ने सोचा कि यार चलो, है ना, है ना, तुम्हें सोचा कि यार सस्ते आते हैं खा लो, अपन भी क्या पता संतूर वाली मम्मी बन जाए, संतूर वाले पापा बन जाए। तो बेटा मैं तुम्हें बता देती हूँ, ये ब्यूटी विटामिन नाम इसका है, लेकिन विटामिन ई भी ब्यूटी के लिए चाहिए, विटामिन सी भी चाहिए, विटामिन ए भी चाहिए। ये तीनों विटामिन आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, है ना। ये वाली चीज हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। कह दो कि मैडम बात समझ में आ गई है। संतूर जो साबुन तुम लोग यूज में ले रहे हो, है, निर्मा साबुन जो ले रहे हो, गोदरेज साबुन जो ले रहे हो, लाइफ बॉय डिटॉल साबुन जो ले रहे हो, ये सारे के सारे सोप जो है वो तुम्हारी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल है ना। इस चीज का भी ध्यान रखना। ये सारे के सारे हार्मफुल जो है वो सोप होते हैं, तुम्हारी स्किन के पीएच को बैलेंस वो कर देते हैं, है ना, समझ रहे हो, इरिटेट कर देते हैं। समझ आया? तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। तो विटामिन ई, टेकोफेरॉल, ब्यूटी विटामिन तो है ना, लेकिन इसके अलावा एक और चीज है, वो है आपका इनफर्टिलिटी। कितने लोग जानते हैं इनफर्टिलिटी के बारे में? नपुंसकता रोग जो है वो आप लोगों का ये देता है, नपुंसकता रोग आप लोगों का ये कर देता है। नपुंसक, अब नपुंसक जरूरी नहीं है कि मेल हो या फिर फीमेल हो, ठीक है ना, मेल हो या फिर फीमेल हो, वो तो कोई भी हो सकता है। किसी की बॉडी में स्पर्म नहीं बने, विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो सकती है। किसी की बॉडी के अंदर एग नहीं बना, विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। ये वाली चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एक बच्चे, अब वही तुम्हारा शुरू हो जाता है, तुम्हारे पर्सनल दुख ही शुरू हो जाता है। अब एक कह रहा है मैडम बॉडी बनाने के लिए, बेटा बॉडी बनाने के लिए विटामिन की जरूरत नहीं पड़ती, मसल गेन करनी पड़ेगी आपको, है ना, प्रोटीन डाइट आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर फैट खाओगे तो फैट खाने से तुम्हारा फैट मोटापा बढ़ेगा, लेकिन मसल्स नहीं बढ़ेंगी, तो उसके लिए तुम्हें प्रोटीन वाली डाइट लेनी पड़ेगी। विटामिन का मसल गेन बॉडी बनाने से कोई लॉजिक नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, जब तक देखो बॉडी बनाने के लिए भी आपके पास अलग अलग एक्सरसाइज होती है। ऐसा नहीं कि इस भैया ने कह दिया कि ये वाली एक्सरसाइज कर लो, तो इस भैया के लिए वो एक्सरसाइज उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग सही है, तुम्हारी बॉडी के लिए अकॉर्डिंग क्या है वो किसको पता। समझ आया कि नहीं?
ये थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आप किसी की कॉपी पेस्ट कर लेते हो, आजकल तुम देखते हो भाई लोगों को जिम के अंदर अटैक आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं आजकल? चलो ठीक है, सोशल मीडिया से कॉपी कर लिया, अच्छा इसका देख लिया, आपको अपने बॉडी का बीपी, आपको अपने बॉडी का जो है वो सारी चीजें, मास है ना, बीएमओ, सारी की सारी चीजें देखकर उसके बाद में आपको ये एनालिसिस करना होता है कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी डाइट लेनी है। अब पड़ोसी किसी इन्फ्लुएंसर ने कह दिया, इन्फ्लुएंस हो गए और चलो हम भी कल से यही शुरू करेंगे, और यही वजह बनती है हम गलत डायरेक्शन में जाते हैं और फिर हमें नुकसान जो है वो देखते हैं। चलो अगला प्रश्न देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ WHO? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक दुनिया में, विश्व में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे विश्व की हेल्थ संबंधी चीजें, हेल्थ संबंधी चीजों को जो है वो बहुत मेजर करता है, चाहे बीमारियां हो या कुछ भी हो। उसने बोला भाई नमक खाना है तुमको, अब नमक कितना खाना है तो वो ये बताते हैं उनके अकॉर्डिंग, अगर एक स्वस्थ जीवन जीना है तो 5 ग्राम नमक पर दिन पर पर्सन के हिसाब से खूब है। अब मुझे लगता है कि 5 ग्राम तो हम लोग 2 टाइम की सब्जी में ही डाल लेते होंगे, है ना, और मे बी उससे ज्यादा ही, तो नमक उतना ही खाया जाए, नहीं तो नमक जो है वो आपके बीपी, आपके हार्ट की बीमारियों के लिए रहता है, हार्ट की बीमारियों को बनाता है। ठीक है, आगे देखिए, आपसे कल को पूछा जाएगा कि भाई क्रोमोसोम जो होते हैं, पहली बात तो मैं क्रोमोसोम के बारे में बात कर रही हूँ, जब मैं क्रोमोसोम के बारे में पूछे कि गुणसूत्र जो है वो किसने बनाए, सुनना मेरी बात को, गुणसूत्र किसने बनाए? गुणसूत्र बनते हैं डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। जब मैं हिस्टोन प्रोटीन की बात करती हूँ तो हिस्टोन प्रोटीन के बारे में पूछा जाएगा कि डीएनए के ऊपर जो आवरण होता है ना, वो किसका बना होता है? हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। ये हिस्टोन प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ जो है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही पाए जाएंगे, एक कोशिका के अंदर, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये नहीं पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। गुणसूत्र कब बनते हैं? गुणसूत्र जो है वो डीएनए से ही मिलकर बने हुए हैं। जब आपका सेल डिवीजन होता है तो आप लोगों के गुणसूत्र बनते हैं। हर जीवन के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर, अलग अलग प्रजातियों के अंदर अलग अलग प्रकार, अलग अलग जो है वो गुणसूत्र होते हैं। हम ह्यूमन से तो हमारे अंदर 46 गुणसूत्र हैं और ये सारे के सारे पेयर में पाए जाते हैं, और पेयर में पाए जाते हैं तो हम कहेंगे कि 23 पेयर के अंदर पाए जाते हैं। अब जो 22 पेयर है वो तो आपके किसको, आपके प्रॉपर्टीज, आपके कैरेक्टर को जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाते हैं। और जो एक पेयर बच गया वो एक पेयर, एक जोड़ा बोल रही हूं मैं। अगर आप लड़के हो तो आपके पास आखिरी जोड़ा एक्स, अगर लड़की हो तो XX है और लड़का हो तो XY है। ये आखिरी जोड़ा जो है जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं। तुमने सबने कर दी ना गलती, आपसे बोला जा रहा है ऑटोसोम्स जो है वो कितने होते हैं? जो 22 गुणसूत्र है उनको ऑटोसोम्स कहते हैं। तुम लोग सब 23 क्यों कर रहे हो मुझे ये बताओ। और पेयर में बोला है तो जो कैरेक्टर को लेकर जा रहे हैं, जो प्रॉपर्टीज को लेकर जा रहे हैं, तुम अपनी मम्मी जैसे दिखते हो, पापा जैसे दिखते हो, लंबाई तुम्हारी ऐसी है, आंखें तुम्हारी वैसी हैं, बाल तुम्हारे वैसे हैं, बोलना, आवाज तुम्हारी किस पे गई है, ये आपके ऑटोसोम्स बताएंगे। और जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उनको हम एलोसोम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चे? एलोसोम के नाम से जानते हैं, या फिर आप इन्हें सेक्स क्रोमोसोम के नाम से भी जान सकते हो, है ना। तो ऑटोसोम्स कौन से होते हैं? वो जो 22 जोड़े हैं ना वो आपके ऑटोसोम्स होते हैं। ठीक है, अगर आप गुणसूत्रों का अध्ययन करो, अभी आप और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम गुणसूत्रों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप और हम अगर गुणसूत्रों के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम कैरियोटाइपिंग कर रहे हैं। तो द स्टडी ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड कैरियोटाइपिंग। लिखो सारे के सारे, स्टडी ऑफ क्रोमोसोम क्या है? कैरियोटाइपिंग है। क्या है? कैरियोटाइपिंग। गुणसूत्रों का अध्ययन क्या कहलाता है? कैरियोटाइपिंग कहलाता है। समझ आया? बच्चा लड़का या लड़की होगी उसके लिए सिर्फ और सिर्फ फादर के क्रोमोसोम रेस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि लड़की के पास तो हर केस में ही एक्स है, लड़की तो लड़की के पास एक्स ही है। लेकिन अगर मेल से अगर क्या आया है, मेल से अगर क्रोमोसोम आया एक्स तो लड़की बन जाएगी, और वाई आया तो फिर जो है वो लड़का बन जाएगा। तो जो जेंडर किसी कपल के अंदर जो मेल है वो डिफाइन करता है, वो डिसाइड करता है, वो भी बेचारा क्या ही डिसाइड करेगा, उसको खुद को नहीं पता। तो दुनिया में जब लोग ऐसा कहते हैं, पहले तो ऐसा हुआ करा कि भाई लड़की क्यों हो गई या लड़का क्यों हो गया, है ना, तो फीमेल को ही दोष देने जाने लगे। फिर थोड़ी नॉलेज आई तो लोगों ने ये कहना चालू किया कि लड़कों के कारण है, जेंडर जो है वो डिफाइन मेल के कारण होता है। अब बेचारे मेल को भी क्या ही पता है कि एक्स क्रोमोसोम जाना है कि वाई क्रोमोसोम जाना है। तो बेसिकली लॉजिक तो ये है कि कोई डिसाइड नहीं कर रहा, है ना। अब किसको क्या पता है कि एक्स क्रोमोसोम जाएगा कि वाई क्रोमोसोम जाएगा? ठीक है, तो हाँ,
ये कह सकते हैं कि मेल के क्रोमोसोम ही डिसाइड करेंगे कि भाई होने वाला बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगा, बट आप किसी पे अध्यारोपित ही कर दो कि भैया तुम्हारे कारण ही हो रहा है भाई, तो ये तो गलत है। आगे बात समझ में मैं जो कहना चाह रही हूँ, चलो बताओ। What is the third stage after a larva? तो लाइफ स्टाइल ऑफ अ बटरफ्लाई कॉल्ड। तो बटरफ्लाई की जो तीसरी अवस्था होती है उसे कैटरपिलर तो नहीं कहते, उसे निम्फ भी नहीं कहते, उसे हम लोग प्यूपा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भाई? प्यूपा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तीसरी। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तितली तब बनी जब इसने पता नहीं अपने जीवन की कितनी सारी स्टेजेस पार कर ली हैं। आप समझ रहे हो? तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अच्छा, प्यूपा के अंदर क्या है कि तितली जब कायांतरण करती है, एक और चीज ध्यान रखना, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं उसको, जब आप एक जीव से दूसरे जीव में तब्दील हो रहे हो तो उसे कायांतरण कहा जा रहा है। पहले वो बेचारा लार्वा था, फिर उसके बाद में उसके अंदर जो है वो और कंडीशंस आई और काफी सारी चीजें हुई, है ना। एग बना, लार्वा है, प्यूपा है, फिर वो अडल्ट बना है। ठीक है, ये वाली चीज आई बात समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कुछ चीजें आप लोगों को जो है वो ध्यान रखनी है। मेटामॉर्फोसिस किसे कहा जाता है? जब ये एक जीव से दूसरे जीव में कन्वर्ट होते हैं। और एक और चीज ध्यान रखनी है, क्राइसालिस, है ना। क्या कहते हैं इसको? क्राइसालिस। क्राइसालिस क्या होता है? वो जो प्यूपा होता है वो अपने ऊपर एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण बनाता है। ठीक है, आपने आजकल काफी सोशल मीडिया पे भी काफी चलता है ना कि वो जीव जो है वो अपने ऊपर एक पूरा कोकून जैसी स्ट्रक्चर बना लेता है, तो इसको क्राइसालिस के नाम से जाना जाता है ना। और वो जो कंडीशन है जिसमें वो रूपांतरित हो रहे हैं उसको मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं या फिर कायांतरण के नाम से जानते हैं। तो ये वाली चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और कहो कि पहले तो कि मैडम बात तो समझ में आ गई। सेशन को लाइक, सेशन को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने का काम तुम्हारा है, ये तुम्हारा अधिकार है, इसको करते रहो। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या कहा जा रहा है? मानव शरीर के अंदर जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग किया जाता है? अब जीवाणु का संक्रमण हुआ है तो एनेस्थेटिक क्यों देंगे? एनेस्थेटिक का मतलब होता है बेहोशी की दवा। पहले के जमाने में क्या होता था कि भाई बेहोश करना है तो उसको ना कोकेन देते थे, है ना। समझ रहे हो तुम लोग? अफीम बोलते हैं ना, अफीम, हाँ ऐसा ही कुछ बोलते हैं, वो देते थे पुराने जमाने में, जिसको साधारण लैंग्वेज में कुछ और कहते होंगे। ठीक है, तो पहले वो देते थे। अब यार इनका तो मतलब ये तो नशा ही हो गया, तो ये नशे वाली चीजें तो वैसे तो आपको नुकसान करेंगी ही, स्वापक एनेस्थेटिक। फिर उसके बाद में पता लगा कि यार क्लोरोफॉर्म दे दो। अब जो आज की सर्जरी अलग थी और जो मध्य समय में आई वो सर्जरी अलग थी, तो उन लोगों ने फिर क्लोरोफॉर्म देना चालू किया। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला भी पूछा जाता है CHCl3, लेकिन क्लोरोफॉर्म के अंदर एक और गड़बड़ हो गई। क्लोरोफॉर्म अपना ऑपरेशन तो जो है वो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन क्लोरोफॉर्म की मात्रा ज्यादा होने के कारण पेशेंट उठा ही नहीं, तो बड़ा दिक्कत आया कि यार एनेस्थेटिक ज्यादा दे दिया, इसलिए दिक्कत आ गई। फिर उसके बाद में अब हम लोगों ने उसके अल्टरनेट खोजने चालू किए और अब हम क्लोरोफॉर्म भी नहीं देते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। और ये जो कोकून वगैरह वो भी नहीं देते थे। खैर, जीवाणु की बात कर रहे हैं तो एंटीबायोटिक कह देंगे ना। एंटीपायरेटिक क्या होता है? आपसे पूछा जाएगा, मेरी बात सुनो, आपसे पूछा जाएगा एंटीपायरेटिक क्या होती है। बुखार की दवाइयों को हम एंटीपायरेटिक कहते हैं, बुखार खत्म करने की। तो ज्वरनाशी जो होती है, यानी कि बुखार के अंदर जब आप देते हो तो उसको आप एंटीपायरेटिक दवाइयों के नाम से जानते हो। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आपको पता है एक डॉक्टर जो कि एनेस्थेटिक है, डॉक्टर ही है जो एक बेहोशी की दवा देने के लिए ही डॉक्टर बना है। उसको कोई सर्जरी नहीं करनी है, उसको कुछ नहीं करना है, उसको बस बेहोशी की दवा देना है। उसका काम ही यही है कि ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट आ गया तो उसको बेहोशी की दवा देनी है, बस। वो डॉक्टर, वो स्पेशलिस्ट होते हैं, फिर वो उनका काम ये है बस बेहोशी की दवा दे दो। ठीक है, अब बेहोशी की दवा दे दो। अब मैडम इतने से काम के लिए डॉक्टर बन गया, वो तो हम ही दे देते, ऐसा नहीं होता। उसके बॉडी के मास, उसके वजन के हिसाब से, उसको क्या दिक्कत है उसके हिसाब से, है ना, उन सब के हिसाब से हर पेशेंट का अलग अलग जो है वो एनेस्थेटिक उसको दिया जाता है। क्योंकि सोचो ना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। एक सर्जन आ रहा है जो बेचारा सर्जरी कर रहा है, उसकी सर्जरी सही हो गई, लेकिन ज्यादा एनेस्थीसिया देने के कारण पेशेंट उठा ही नहीं, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। काम कम है लेकिन जिम्मेदारी ज्यादा है। तो ये एनेस्थेटिक जो डॉक्टर होते हैं उनका यही काम होता है। वो आता है पेशेंट जब, तब वो उसे दवाई देते हैं, और उसका काम कब खत्म होता है? जब पेशेंट को होश आ जाता है। अगर पेशेंट को होश नहीं आया तो सबसे पहले किसकी हालत खराब होगी? एनेस्थेटिक डॉक्टर की। समझ आया? तो ये वाली चीजें आपको ध्यान रखना है। आप सिर्फ साइंस कैसे ले, मैं बताती हूँ क्लास के लास्ट में कि आप सिर्फ साइंस का बैच कैसे पढ़ सकते हैं।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन मानवों के लिए आहार्य रेशे। अब बहुत सारे कम बच्चे ये जानते हैं कि हमें हमारे खाने के अंदर फाइबर भी खाने चाहिए। अच्छा मुझे ये बताओ, फाइबर से कितनी कैलोरी मिलती है आपको, मुझे ये बताओ फाइबर से कितनी कैलोरी कितनी मिलती है आपको। कैलोरी समझते हो ना, हमारी जो एनर्जी है ना, उसको हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो है कैलोरी, है ना। इतनी कैलोरी बर्न हो गई, इतनी कैलोरी हमने रख ली। हम उसे अगर एनर्जी की फॉर्म में बोलते हैं तो हम बोलते हैं भैया इतने एटीपी हमें ऊर्जा मिली, लेकिन उसको उसका जो यूनिट है वो क्या है भाई, कैलोरी। भाई इतने कैलोरी हमने ले ली, है ना। अब बताओ कैलोरी की जब बात करते हैं तो फाइबर से आपको कितनी कैलोरी मिलती है। अब जैसे कि जौ है ना, चना है, आप खीरा खा लो, ककड़ी खा लो, तरबूज हो गया, ये सब फाइबर्स वाले जो है वो होते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इसबगोल हो गया, ये सब फाइबरस फूड है। ये आपके बॉडी के अंदर डाइजेशन को हेल्प करते हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर जो है वो वाटर बैलेंस को देख रहे होते हैं, लेकिन इनसे कैलोरी नहीं मिल रही होती है। तो आजकल लोग प्रोटीन डाइट और फाइबर डाइट पे बढ़ा जाते हैं, कहते हैं बोले फाइबर खाओ फाइबर खाओ, और हमें पता ही नहीं भाई फाइबर होते क्या चीज है। तो ये भी बड़ा एक दुविधा का विषय जो है वो बन गया है कि लोगों को बैलेंस डाइट में नहीं पता, हम न्यूट्रिशन के नाम पे कुछ भी खा रहे हैं जो कि एक्चुअली गलत है ना। बोलो देखिए फटाफट से। अब देखो मैं क्या कह रही हूँ, ओट्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या है, फाइबर। अब ओट्स में क्या ही है पता है तुम्हें, ये जो अपन पहले क्या होता था, तुम अपने अपने मम्मी या दादी से पूछना, मल्टीग्रेन रोटी आजकल जो चलने लगी है वो अपने जमाने में पहले ही चला करती थी। फिर बीच में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने कहा अरे तुम तो जो खा पी रहे हो वो गलत खा रहे हो। अंग्रेजों ने हम भोले भाले भारतीयों को पागल बनाया, और हम तो पागल है ही, हम हमारे देश से ज्यादा दूसरे देश और दूसरे देशों के लोगों पे विश्वास करते हैं। तो उन्होंने कहा पहले हम घी खाते थे, तेल खाते थे बढ़िया तरीके से, है ना, हम स्वस्थ रहते थे, हमारे भारत में कोई बीमारियां इतनी थी नहीं। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने कहा अच्छा ये तो बड़े स्वस्थ रहते हैं, इनकी तो गाय भी बहुत अच्छे हैं। इतने चालाक ये अंग्रेज, ये अपने यहाँ की अच्छी नस्लों की गायों को वहां लेकर गए और वहां उनकी खूब अच्छी ब्रीडिंग करवाई। और हमने पागलों ने क्या किया, हम वहां की गाय लाए, ओहो अंग्रेजों की गाय है, हमने अपनी गायों के साथ ब्रीडिंग करवा दी, देसी गायों को हाइब्रिड बना दिया। अब वो दूध तो देती है लेकिन उनके दूध में कोई न्यूट्रिशन नहीं है। जबकि अंग्रेज यहाँ से अपनी गाय लेकर गए, वहां पे उन्होंने प्योर ब्रीडिंग करवाई और अब उनके पास अच्छी नस्ल की अच्छा जो है प्रोडक्ट देने वाली गाय है, पहली चीज। फिर हम लोगों ने भाई अच्छा अनाज खाते हम इंडियंस, तो इन्होंने पागल बनाया, इन्होंने किन्होंने, इन अंग्रेजों ने। ओहो कैसी रोटी खाते हो तुम, भाई वो मल्टीग्रेन थी, वो वाकई में बहुत बढ़िया थी। लो आज रिसर्च निकल के आ गई मल्टीग्रेन खाना चाहिए। ये जो आप तुम ओट्स खा रहे हो वो बेसिकली जैसे अलग अलग प्रकार के अपने जो अनाज होते हैं, ज्वार होता है, ग्वार होता है ना, बाजरा होता है, जो होता है उनके अंदर खूब अच्छे फाइबर होता है। लो आज वही चल गए, और वो ये ओट्स और कुछ नहीं है, अपने यहाँ का ही जो है वो व्हाट वी कैन से ग्रेन है ना। और आज अंग्रेजों के नाटक के कारण हम इन्हें ओट्स कह के ढंग से खा रहे हैं। वो पुरानी वो मल्टी न्यूट्रिशन वाले अनाज खाने लगोगे, मल्टीग्रेन वाली रोटी, तुम्हारा फाइबर का काम हो जाएगा। ठीक है चलो, तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो अंग्रेजों ने हमें पागल बनाई है। पनीर 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 पनीर, अरे हम सीधा दूध पी रहे थे, हमें सीधा न्यूट्रिशन मिल रहा था, इन्होंने पागल बना दिया, दूध को फड़वा दिया, फिर उसके बाद में उससे पनीर बना के, अरे हम दूध ही पी रहे थे अच्छा खासा है, हमको रोकवा दिया, बोले दूध मत पियो, ये मत करो, है हमें तो आराम से मिल रहा था प्रोटीन, लेकिन हमें पागल बनाकर अब चीज पे आ गए, प्रोटीन पे आ गए, आजकल टोफू चल गया है नया। तो ये सब अंग्रेजों के नाटक है जो हम लोग भुगत रहे हैं और अभी तक भुगतते जा रहे हैं। ठीक है, नहीं तो इंडिया में तो ऐसी चीजें थी नहीं पहले कभी, समझ रहे हो तुम लोग। चीज खा लो, चीज में प्रोटीन है, उनको अपने प्रोडक्ट बेचने हैं, अब वो पागल बनाएंगे, फालतू की रिसर्च पेपर निकाल के दे देंगे, ओहो ये लो। ठीक है, और प्राउड टू बी इंडियन कहने से प्राउड टू बी नहीं हो जाता। हमारे पुरखों ने जो बहुत अच्छे काम किए हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, उन्हीं के कामों का जो है वो बखान करके प्राउड टू बी इंडियन कर लेते हैं। प्राउड टू बी इंडियन सही मायने में तब होगा जब हम उनके कामों का 10% भी ढंका कर लें, तो मानना कि प्राउड टू बी इंडियन है। नहीं तो भैया अपन तो कुछ नहीं कर रहे, वो बेचारे स्वर्ग से देख रहे होंगे, बोले यार तुम लोगों के लिए हम लोगों ने इतनी मेहनत करी थी क्या, कि भाई आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बड़े दुख हैं। खैर टॉपिक उधर उधर हो जाएगा, अभी पढ़ लेते हैं। पालक जैसी सब्जियों के अंदर जो है वो कौन सा पिगमेंट मौजूद होता है जो इसे विशिष्ट हरा रंग प्रदान करता है ना। अब जब हम हरे रंग की बात करते हैं, बताओ देखें, हरा रंग,
हरा रंग की बड़ी अच्छी खासियत है, हमारे प्लांट्स के अंदर बहुत सारे कलर होते हैं, हरे, नीले, लाल, गुलाबी, पिंक, सारे, है ना। तो ये कलर जो है वो एक प्लांट के अंदर एक प्लास्टिड होता है जिसे हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। ये क्रोमोप्लास्ट के कारण आते हैं, किसके कारण आते हैं? क्रोमोप्लास्ट नाम का प्लास्टिड है, उसके कारण आते हैं। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करती हूँ दूसरी चीज की। क्रोमोप्लास्ट के अंदर जेंथोफिल और क्रोमेटोटिन जैसे काफी सारे पिगमेंट होते हैं जिसके कारण प्लांट में कलर आता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, हरे रंग के लिए स्पेशल एक प्लास्टिड है जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल जो है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट की मैंने कल भी पढ़ाया था, पत्तियों के अंदर मीजोफिल नाम की कोशिका होती है और मीजोफिल नाम की कोशिका के अंदर आपका क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है जिसके अंदर मैग्नीशियम आयन होता है और ये दोनों हेल्प करते हैं और फिर ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। बोलो कल पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? बताओ, देखिए कल पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? आज बच्चे ना तो सेशन शेयर कर रहे हैं ना मेरी बात सुन रहे हैं और मेरे को बड़ा बुरा लग रहा है। तो एक बार पहले तो सेशन शेयर करो और मेरी बात अच्छे से सुनो भाई। शेयर द सेशन फर्स्ट और लाइक भी करना है। तो हम कह रहे हैं भाई यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्लोरोफिल है। एंथोसाइनिन जो बैंगन का कलर होता है ना, या फिर जो बेरीज का कलर होता है ना, जितने भी फालसे वगैरह होते हैं, जितने भी बेरीज होती हैं, जितने भी जो है वो क्या, जितने भी पिंकिश कलर, रेडिश कलर, ब्राउनिश कलर जो आता है ना, वो आपका एंथ्रोसाइनिन के कारण आता है ना। इसके अलावा यहाँ पे तो खैर क्लोरोफिल ही होगा। जेंथोफिल के काफी सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं जो अलग अलग कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं। अच्छा, पालक के अंदर क्लोरोफिल है। अब क्लोरोफिल के भी अलग अलग टाइप होते हैं। क्लोरोफिल के अलग अलग टाइप क्या होते हैं भाई? क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है और आपके क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी बहुत अच्छा पालक के अंदर पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। मैग्नीशियम आपकी स्किन, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है तो पालक खा सकते हो। आयरन इसके अंदर है तो पालक खा सकते हो। क्लोरोफिल मैग्नीशियम से भी भरपूर होता है, ये मैंने बताया तुमको, अभी बताया है ना, और ये आपके हीमोग्लोबिन में बहुत अच्छा हेल्प करेगा। तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? पहले तो ये बताओ, जितनी भी वो आजकल देखो, अब पहले तो हम ये लोग पालक खाते थे, अब पता है तुम्हें तो नहीं पता होगा पर हम लोग, हमारे यहाँ पे हरी सब्जियां खूब बनती थी। हम इंडियंस खूब पालक, खूब हरी सब्जियां खाते थे। अब अंग्रेजों ने कहा ओहो ये क्या घास फूस खा रहे हो तुम लोग, और अंग्रेजों ने फिर सैलेड खाने का चलन चलाया। हम लोग इतना हरी सब्जियां खा लेते थे कि हमें सैलेड का तो सारा पोर्शन हमारा वैसे ही कवर हो जाता था। फिर आजकल ग्रीन सैलेड करके एक सैलेड चला जिसमें अलग तरीके का पालक है और उसको लोग कच्चा खा रहे हैं। देखा है तुम लोगों ने? पास्ता था, पास्ता के अंदर कच्ची पत्ता गोभी खा रहे हैं, देखी तुम लोगों ने? तो भाई पागल ही तो बना रहे हैं। पहले के लोग पालक को उबालकर और नमक डाल के और बढ़िया खाते थे। पूछना अपनी दादी से, पूछना अपनी नानी से, है ना। और आजकल जो अलग तरीके का पालक है ना, उसे कुछ तो बोलते हैं लेटेक्स ल्यूटेक्स, कुछ तो लेट्यूज करके बोलते हैं। अब वो पालक, भाई आज पालक खाने के तो नाटक करते हो और किसी महंगे से रेस्टोरेंट में जाके और वो पालक का पत्ता जैसा कुछ होता है उसको खाते हैं और फिर कहते हैं ओहो हमने तो ग्रीन सैलेड खा लिया। अरे भैया ये अपन बचपन से बहुत पहले से खाते आ रहे हैं, पर अब अंग्रेजों के नाटक के कारण हम लोग नहीं खा रहे। पाश्चात्य संस्कृति से पीड़ित लोग, वो उसमें भी आता है आजकल, बर्गर वर्गर में भी आता है ना। और पास्ता के ऊपर कच्ची सब्जियां भुका देते हैं, करते हैं कि नहीं करते? बताओ। अब देखो क्या कह रहे हैं, ल्यूटीन हरी सब्जियों में पाए जाने वाला जेंथोफिल का ही एक टाइप है, इसीलिए काफी सारे ऐसे पिगमेंट है जो जेंथोफिल के कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। ठीक है, बोलो देखिए फटाफट से, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले तो ये बताओ। तो साइंस इसलिए नहीं पढ़ी जाती कि एग्जाम तो पास करना ही करना है, लेकिन साइंस एग्जाम पास करने के अलावा जो और भी काफी सारे फैक्टर्स हैं भाई उनके लिए भी पढ़ी जाती हैं, ताकि अपन अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस कर सके, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, जिंदगी में भी कुछ ढंग की चीज सीख लें। अब बोले विटामिन पे विचार करना है। वसा घुलनशील विटामिन होते हैं ए बी सी डी ई और के। अब इसके अंदर से बी और सी विटामिन को हटा दो, ये तो आप लोगों का वाटर सॉल्युबल विटामिन है, और ए डी ई के एडिक विटामिन जो होता है वो आपका फैट सॉल्युबल विटामिन है। डी भी है, ए भी है, पहला और चौथा, तो पहला और चौथा यानी कि बी यहाँ पर करेक्ट। ये भी गलत कर रहे हो तुम, बताओ हद हो गई। बोलो देखिए, विटामिन B6 का नाम क्या है बेटा? विटामिन B6 का नाम है टेकोफेरॉल। सही बोल रही हूँ क्या? नहीं यार, कुछ तो गलत नाम है।
पायरिडॉक्सिन है क्या? हाँ, क्योंकि पेंटोथ्रेनिक एसिड विटामिन B5 है, तो विटामिन B6 का नाम क्या होगा? पायरिडॉक्सिन। क्या नाम होगा? पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन इज इन द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B6। फिर आता है आप लोगों का विटामिन सी। विटामिन सी को कहते हैं क्या कहते हैं यार? एस्कॉर्बिक एसिड। कई बार बच्चे कहते हैं कि मैडम एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है, तो फिर आप ये बताओ कि अगर इसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, अगर इसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, तो फिर ये तो सिट्रस फैमिली खट्टे फलों के अंदर पाया जाता है ना? तो ये इसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड है जो खट्टे फलों में पाया जाता है। सीधी सिंपल सी बात है, ये वाली चीज भी हमको ध्यान रखनी है। साइनोकोबालेमिन, साइनोकोबालेमिन लड़कियों के अंदर, पहली बात तो वेजिटेरियंस के अंदर विटामिन B12 की कमी मिलती है। किसके अंदर? वेजिटेरियंस के अंदर विटामिन B12 की कमी मिलती है। दूसरी चीज आपको मैं बताऊं, खासकर लड़कियों में, लड़कियों को मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, खून की खूब जरूरत है, लेकिन लड़कियां जो होती हैं वो खाना वाना खाती नहीं है। अपनी मम्मियों को देख लो, बताना, सच सच बताना, घर में सब्जी रह गई मम्मी खा लेगी, ठंडी रोटी रह गई मम्मी खा ले। मम्मियों की आदत ही है, पता नहीं क्या ही है ना? अपने लिए कुछ बनाना नहीं है इन्हें। और ये जब ऐसा ही जो ध्यान नहीं रखेंगे खाने का, तो विटामिन B12 की कमी होगी। जब मोनोपोज आते हैं तब इसका असर बहुत भयंकर दिखता है। मोनोपोज का मतलब क्या है? जब मासिक चक्र चला जाता है ना? वो केस जब 50-55 की महिलाएं हो जाती हैं, जब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होने को है, बॉडी पूरी तरह से अनबैलेंस्ड हो जाती है, हार्मोन अनबैलेंस्ड हो जाते हैं, बॉडी की पूरी साइकिल चेंज हो जाती है, उस केस में पता लगता है। विटामिन B12 पर्सीनियस एनीमिया यानी कि घातक एनीमिया कॉज करता है। एक ऐसा एनीमिया, एक ऐसी खून की कमी जिसके अंदर क्या होता है ना? जिसके अंदर क्या होता है? जिसके अंदर व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इसके अंदर कैल्शियम, इसमें कोबाल्ट नाम का जो है वो एलिमेंट प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका नाम साइनोकोबालेमिन पड़ा है। ठीक है, इसके इंजेक्शन लगते हैं फिर। तो हर वो लड़की अच्छा और बैलेंस डाइट खाएगी, है ना? समय समय पर मल्टीग्रेन्स। अब अपन रोटी, जैसे हम राजस्थान से हैं, आप UP MP से होंगे अगर, तो आप लोग चावल खा लेते होंगे, चपाती पैरेलल में खा लेते होंगे। हम राजस्थान, अभी तो चलो ठीक है, चलन थोड़ा कम हो गया, लेकिन मुझे याद है, आप यकीन करना, आप UP MP वालों के लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जैसे मैं राजस्थान से हूं, तो मुझे याद है कि ये चावल जैसी चीज तो हमारे यहाँ पे महीने में एक बार बना करती थी। समझ रहे हो तुम? चावल जैसी चीज हम लोग खाते हैं, बाजरे की रोटी या फिर रोटी। अब भाई एक ही अनाज पे निर्भर है, सिर्फ गेहूं पे, है ना? अब मुझे, है ना, बहुत जगह पर चावल बहुत बनते, तो तुम लोग सोच रहे हो मैडम महीने में एक बार? जी हाँ, महीने में एक बार चावल बना करते थे। आज मतलब उस जमाने की बात बता रही हूँ, जब तो हम छोटे हुआ करते थे। सोच के देखो, तुम लोगों के लिए कितना शॉकिंग होगा ये कि मैडम कैसे पेट भरता होगा बिना चावल के। बट हाँ, सबका अलग अलग है। तो अब आप एक ही ग्रेन अगर इंटेक कर रहे हो, अब जैसे UP वालों की मैं बात बताती हूँ, MP वालों की, या जिनके यहाँ सिर्फ चावल का इंटेक है, वो चपाती कम खाते होंगे, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है चावल, आप दूसरा ग्रेन खा ही नहीं रहे, तो फिर आपको कहाँ से जो है बाकी न्यूट्रिशन मिलेंगे? अगर हम मल्टीग्रेन खाएंगे तो हमें सबका जो है वो न्यूट्रिशन मिलता हुआ चला जाएगा। आई बात समझ में? तो मैं यही समझा रही हूँ, अगर चपाती खा रहे हैं तो सिर्फ चपाती मत खाओ, और अगर चावल खा रहे हैं तो सिर्फ चावल मत खाओ, है ना? आप और भी जितने भी ग्रेन्स होते हैं उन सबको साथ में लेकर जो है वो अगर चलेंगे, तो आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन बैलेंस रहेंगे। ठीक, चलो, which of the following the part of plant is primary responsible for sexual reproduction in angiosperm? एंजियोस्पर्म की अगर मैं बात करती हूँ, एक ऐसा पौधा जिसके अंदर जड़ है, तना है, पत्ती है, फल है और फूल भी है, और इसके अंदर लैंगिक प्रजनन के लिए, अब तुम अगर किसी ने भी स्टेम किया है, ये तो वो बात हो गई भाई, पैर से रिप्रोडक्शन हो रहा है, कोई लॉजिक है इस बात का? है, फिर हम कह रहे हैं भाई पत्ती मतलब बालों से मतलब क्या ही भाई, है ना? तो गलती मत करना, रिप्रोडक्शन वही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन करेंगे। रूट्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होती, फ्लावर्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो फ्लावर्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई शक, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब कई बार बच्चे कह रहे हैं मैडम जी हम तो UP से हैं, बिहार से हैं, हम तो अच्छी बात है ना चावल खा रहे। भाई चावल खाओ, पर तुम मल्टीग्रेन खाओ, है ना? आजकल किनुआ करके एक चीज आ रही है, बड़ा अच्छा फाइब्रस फूड है ना? वो तुम खा सकते हो। तो ये आपके B12 की डेफिशिएंसी को जो है वो रोकने का काम करते हैं। ठीक है,
तो जो सदियों से खाते आ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हम वही खाएं, हम हमारे खाने के अंदर, भोजन के अंदर चीजों को बदल सकते हैं जिससे हमारे अंदर न्यूट्रिशन अच्छे हो सके। चलो आगे देखो, ये बड़ी खतरनाक चीज है कि अलग अलग प्रकार के कैंसर होते हैं, अलग अलग प्रकार के कैंसर का नाम अलग अलग होता है। अब कैंसर है क्या? आप ही की शरीर की कोशिकाएं जो है वो भाई एक कोशिका 90 मिनट में डिवाइड हो रही है। अब कई ऐसी कोशिकाएं जो भैया 5 मिनट में डिवाइड हो गई, तो जब 90 मिनट में 2 कोशिकाएं आपके शरीर में होनी चाहिए, वह 5 मिनट में तो 2 हो रही हैं, तो 90 में लगा लो भाई कितनी हो जाएंगी, ठीक है। और ऐसे ही 90 मिनट आते आते तो ये कम से कम 5000 4000 कोशिकाओं का ग्रुप बना लेगी। और आपने देखा होगा कैंसर इसी तरह से बढ़ता है, ऐसे फट से कैंसर बढ़ता है और फट से पेशेंट, समझ गए ना क्यों? क्योंकि कैंसर इसी तरह से बढ़ रहा है। एक बढ़ी हुई कोशिका 2 कोशिका खराब बनाएगी, ये अपनी अलग डायरेक्शन में ग्रोथ करेगी, ये बढ़ी हुई अपनी अलग डायरेक्शन में ग्रोथ करेगी, तो इसी तरह से कैंसर फैल रहा है क्या? अपनी ही शरीर की कोशिकाएं। अच्छा, द क्वेश्चन इज कि कैंसर क्यों बढ़ रहा है, वजह क्या है कैंसर की? कैंसर हमारी बॉडी का जो हेड क्वार्टर है, हमारी बॉडी का हेड क्वार्टर सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, और ये डीएनए एक्चुअली में जो है वो मेन आदमी है जो काम करवा रहा है अपनी कोशिकाओं को। अब ये डीएनए पागल हो गया, ऐसा समझो। अब ये डीएनए पागल क्यों हुआ? इट्स कॉल्ड म्यूटेशन। तो डीएनए में म्यूटेशन इसलिए आ गया क्योंकि आप जितने रेडिएशंस में रहते हो, जितने इन्वायरमेंट, अनहेल्दी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। अब भाई जब आप ये समझो ना कि जब पॉल्यूशन आपके शरीर के अंदर जाकर, आपकी कोशिकाओं के अंदर जाकर, उसके केंद्रक में जाकर डीएनए तक पहुंच गया, क्या लेवल का पॉल्यूशन कर रखा है हमने। और ये डीएनए जब पागल हुआ तो इसकी सारी फंक्शन इधर उधर हो गए, और उसी वजह से जो है वो आपका डीएनए जो है वो क्या हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया, और आपको मल्टीपल सेल डिवीजन हो रहे हैं। इज इट क्लियर? तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। हम इसे कार थेरेपी कहते हैं, जो कि किसी अन्य कैंसर के विरुद्ध अधिकतम प्रभावी जो है दिखाता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, लिम्फोमा ये होता है ना, ये लिम्स के अंदर है ना, तो हम इसे कहेंगे नॉन हाइकिन लिम्फोमा, ठीक है। ये इसका रियल जो है वो मतलब इसका आंसर होगा, ठीक है।